And that was the part which hinders me a lot. It used to hinder me a lot because मेरे को डर लगता था, तो मैं कभी ट्राई नहीं करता था। मैं इतना नर्वस हो गया था मेरे फर्स्ट साइकोलॉजी टेस्ट में कि मेरा वैट का एक पूरा सीक्वेंस ही बिगड़ गया था एक पेज का। सो अराउंड 17 वैट्स वर रॉन्ग, क्योंकि मेरे को लगा मैंने एक वर्ड दो वर्ड छोड़े, बट छोड़ा एक ही था और उसी में गया सारा। तो मेरा जो फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू था, उससे मेरे को ये भी पता लग गया कि मेरा इंटरव्यू बहुत खराब है। तो मैं जब गया तो उन्होंने, डिप्टी प्रेसिडेंट थे, और मैं जैसे ही बैठा उधर ही मेरे को फील हो रहा है मेरे हाथ सन हो गए, स्पेशली लेफ्ट। और मैं यार क्या होने वाला है क्या नहीं, एंड ही आस्किंग आज मी आउट क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा मेरी शक्ल से भी इसको पता लग गया होगा कि नर्वस है, फ्रेशर है। पढ़ना है, मैं यही मानता हूँ, इट हेल्प मी अलॉट। एंड मैं जो भी आता है मैं उसको बोलता हूँ, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने से सर आपका लेक्चर भी प्रिपेयर हो जाता है, आपका जीडी भी प्रिपेयर हो जाता है, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती है, आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो एक चीज से जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको पढ़ना मैंडेटरी करना मान लो पड़ेगा, हाँ। कि अगर आप चाहते हो कि आप रिकमेंड हो। मेरा डिपेंडेंट कार्ड भी उसी के अंदर था। तो उस इंटरव्यू में उसने मेरे से 4 बार मेरे फादर की यूनिट पूछी, और मैं हर बार सही बताई। अगर मैं एक बार भी गलत बताता ना, मेरे को ये लगता है उधर ही जाता मेरा रिकमेंडेशन। वो यही चाह रहा था। अब तब मेरी यही सोच थी कि हाँ, बस लोड को आगे लेके जाना चाहिए, लोड को कोई ना भूल जाए, मैं लोड पकड़ के बैठना। और मैं लोड पकड़ के बैठ गया, आगे सारे बंदे बल्ली फट्टा लगा के जा रहे हैं, उन्होंने कहा, मैं लोड को नहीं जाने दूंगा, मैं लोड को कहीं नहीं नोट जाने। मेरी जिम्मेदारी है। जो हार्डेस्ट जीटीओ का कमांड टेस्ट मिला था, वो मेरे को ही मिला था। आई वॉज फर्स्ट वन टू कॉल। और जब जीटीओ ने बुलाया तो उसने काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यू ले लिया मेरा, बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बिकॉज 15 मिनट्स का होता है, उसने अराउंड 10 to 15 मिनट्स तो मेरा पूछताछ करने में ही बिगाड़ दिया। उसने मेरे से सीआईक्यू के क्वेश्चंस पूछ लिए, पीआईक्यू के पूछ लिए, मेरे फादर के बारे में उसने एकदम इन डिटेल में पूछ लिया, उनके सर्विस नंबर से लेकर हर एक चीज। अब मैंने बता दिया, तो उसके बाद वो बोलता कि एज यू वर टॉकिंग टू मी फॉर सो मच टाइम, योर टाइम इज रिड्यूस्ड बाय 8 मिनट्स, यू ओनली हैव 7 मिनट्स। मैं बात कर रहा था कि आप बात कर रहे थे दिमाग में। हाँ। तो तू इधर आया क्यों है? मैं कि सॉरी सर, तू इधर आया क्यों है? देखिए सर, टू गेट रिकमेंडेड टू जॉइन द आर्मी। तू पहले ही एनडीए जा रहा है, तो रिकमेंड हो गया, तो इधर क्या आने का मतलब? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं गौतम भाई। गौतम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 2 रिकमेंडेशन। तो गौतम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है इस वीडियो में। तो गौतम, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो, अपना बैकग्राउंड बता दो, और कितनी एसएसबी दी हैं, कितने स्क्रीन आउट्स हैं, कितने कॉन्फ्रेंस आउट्स हैं, कितने रिकमेंडेशंस हैं, सब बताओ। सो आई एम गौतम गिरी। नेटिवली आई बिलोंग फ्रॉम बिहार। मैं पटना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे ग्रैंडफादर एंड फादर दोनों आर्मी में थे। सो माय होल फैमिली बैकग्राउंड इज ऑफ आर्मी। मेरे चाचा भी आर्मी में, एंड मैटरनल अंकल ही इज इन एयरफोर्स। सो मोस्टली मैं आर्मी बैकग्राउंड से काफी रिलेट करता था, एंड पोस्टिंग्स में पापा के साथ जाता रहता। सो आई वाज फैसिनेटेड बाय द ऑफिसर्स, द चार्म दे possess, and of course when I see my father saluting them first, so that was a fascination. That is one of the talking on my head. So I have given 7 attempts, in which 4 are screen outs and 1 is conference out, and 2 is recommended. ओके, सो यू गॉट And रिकमेंडेड फॉर टीएस एंट्री एंड एनडीए। yes, sir. NDA 151 and TS50, yeah. ओके, तो मतलब मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग समझ सकते हैं। तो तुम फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर बनने वाले हो कि पहले आर्मी बैकग्राउंड से तुम्हारे घर में कोई ऑफिसर है पहले से ही? नहीं, all of them were soldier entry. Like मेरे grandfather सूबेदार से रिटायर्ड हुए, मेरे father is he is also currently सूबेदार. So I'll be becoming the first officer of family. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जैसे परिवार जो आते हैं ना, सोल्जर्स फैमिली से आते हैं ज़्यादातर। तो जब हमारे परिवार में कोई पहली बार जाता है कि भाई अफसर बनने वाले हैं, तो बहुत ही अचीवमेंट होता है, बड़ा अचीवमेंट होता है, और प्राउड फीलिंग होती है हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे पूरे खानदान के लिए। तो कैसा लग रहा है जब तुमने बताया था कि मैं रेकमेंड हो गया हूँ और अफसर बनूंगा अब? सबसे पहले तो खुद में बिलीव ही नहीं होता, बिकॉज आप इतने अटेम्प्ट देते हो, कभी स्क्रीन आउट होते हो, कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, तो लगातार वो फेलियर की वजह से जब आपका नाम बुलाया भी जाता है, चश्मा नंबर बोला भी जाता है, तब तो पहले थोड़ा टाइम कुछ फील ही नहीं हुआ था। बट हाँ, उसके बाद खुशी होती है कि फाइनली वी हैव गिवन द हार्ड वर्क, एंड आफ्टर दैट वी गॉट द रिजल्ट। एंड फैमिली में भी काफी खुश थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी पुश नहीं किया मेरे को। मेरा स्टार्टिंग से ही ड्रीम था, और 7th 8th से मेरा यही ड्रीम बन गया था। तो उसके बाद मैं काम करता था। फेलियर तो पार्ट है, बट स्टिल जब काम किया तो मिला, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी हैप्पी कि उन सोल्जर का बेटा भी अब ऑफिसर बन रहा है, तो ही इज ऑल्सो। तो ये तुम्हारी थर्ड जनरेशन होने वाली है जो आर्मी में जाने वाली है, और तुम फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर बनने वाले हो। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है यार। अच्छा लगता है, मैं भी कुछ इसी राह पे हूँ। ठीक है, मैंने भी बहुत सारी एसएसबीज दे ली हैं। तो बड़ा अच्छा लगा जब तुमने मुझे कनेक्ट किया। तो तुम मुझे कैसे जानते हो? सर वो मोस्टली मैं पहले, क्योंकि मैं एसएसबी में जब नया नया था, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस में देखने की कोशिश करता था, तो उसमें आपके भी काफी वीडियोस मिले थे। एंड फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया आपका।
तो आपकी जो भी ट्रिप होती थी, आप एक्सपीरियंस बताते थे, तो मैं देखता था वीडियोस एंड उससे जो भी सीखने को मिलता था वो मैं ट्राई करता था एंड फिर उसी से मैंने सीखा एंड उसी हिसाब से कांटेक्ट किया सर। अच्छा, दैट्स ग्रेट गौतम। तो हम लोग सबसे पहले तुम्हारे एनडीए की जर्नी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एनडीए बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। जो हमारे जैसे आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, जो सोल्जर्स के बेटे होते हैं या किसी भी बैकग्राउंड से आए, इनके लिए एनडीए ज्वाइन करना एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। तो एनडीए का एग्जाम की जो रिटर्न प्रिपरेशन थी, वो कैसे की थी तुमने? तो स्टार्टिंग सर मैं 12th क्लास मतलब 11th सी में स्टार्ट करने लग गया था, बट इट वाज कोविड टाइम तो उतना सीरियसली पढ़ाई हो नहीं पाई। एंड 12th में जब मैं आया एंड मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो मैंने मोस्टली 2 वीक्स के लिए पढ़ा हुआ सीरियसली एंड उससे पहले बस मौज मस्ती काटी। तो जब रिटर्न नहीं हुआ तो मैं बहुत रोया, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम 4 years आई हैड दैट ड्रीम नहीं हुआ। एंड तभी मेरे फादर ने बोला मेहनत करना क्यों नहीं होगा। तो आई टुक दैट सीरियसली एंड मैंने फिर बोर्ड्स के साथ साथ एंड जे के साथ साथ उसको कंपेंसेट किया, टाइम कंपेंसेट किया। मैंने पहले अन अकेडमी का एक सब्सक्रिप्शन था, तो मोस्टली एपरेज सर पढ़ाते थे, हिज बैच वाज संकल्प, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं प्रैक्टिस करता था मैथमेटिक्स। मेरी इंग्लिश काफी एवरेज थी, तो मेरे को उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी एंड साइंस भी। मोस्टली इट वाज मैथ्स पार्ट एंड उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो मैंने सबसे पहले उधर से प्रिपेयर करना शुरू किया, फिर मॉक टेस्ट देता रहा मैं। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस ही लगता है। एंड मैं किसी भी स्टूडेंट अगर कोई भी पूछता है तो मैं उसको ये बताता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सर आप कंसेप्ट कितना ही पढ़ लो, बट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जब आप पेपर दे रहे हो, उस टाइम पीरियड में आप इतने क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। एक अगर आप 100% भी करके आते हो तो आपका 80% ही हो पाता है ड्यू टू नर्वसनेस। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं वो दे रहा था एंड एट दैट पॉइंट मेरा फर्स्ट टाइम रिटर्न निकल गया। बट आफ्टर दैट आई गॉट स्क्रीन आउट एंड मेरा दोबारा से फिर जो सेकंड रिटर्न था वो रिटर्न नहीं निकल पाया, बिकॉज आई एम दैट मच इंडल्ज इन एसएसबी। तो मेरे को सेटबैक लगा कि नहीं, दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ करनी है। एंड दैट इट वाज माय लास्ट एंड फोर्थ अटेम्प्ट। तो मेरे को पता था कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या क्या करनी है। अब मैं 12th के साथ साथ भी प्रिपेयर की थी, फिर मैंने जेई के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी प्रिपेयर की थी एंड फिर मैंने एनडी का रिटर्न पहले भी निकाला था। तो मेरे को मोस्टली ये पार्ट पता था क्या करना है, मोस्टली मेरे को रिवीजन ही चाहिए थी और वो मैं रिवाइज करता रहा एंड दिस टाइम आई गॉट इट। ओके, तो ये जो तुम्हारा फोर्थ अटेम्प्ट था एनडीए का, तो ये तुमने कॉलेज ये स्कूल के बाद दिया था कि कैसे क्या किया था? स्कूल के बाद सर आई टुक अ ड्रॉप ईयर स्पेशली फॉर एनडीए एंड जेई। तो जेई में भी मेरी अच्छी परसेंटाइल है, सो आई आल्सो गॉट द कॉलेज, बट आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड आई ड्रॉप आउट द कॉलेज। अच्छा, तो अभी कौन सा कॉलेज मिला हुआ था? सर इट वाज एमएसआईटी, ये जीजीएस आईपी के अंडर था, सो ये आई क्या ड्रॉप गवर्नमेंट आउट। कॉलेज है? नो सर, सेमी प्राइवेट कॉलेज। अच्छा, ठीक है। तो ये जो लास्ट अटेम्प्ट था एनडीए का, इसमें रेकमेंड रेकमेंड हुए हो तुम। और इसी के साथ मेरा भी एक दोस्त था, जब हम लोग एनडीए और टीएस की तैयारी कर रहे थे, तो उसका भी एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट था, तो वो भी उसी में रेकमेंड हुआ था। आज वो अभी कैप्टन है आर्मी में, ठीक है। तो बहुत सालों पहले की बात है। तो यार ये बताओ, टीएस की क्या जर्नी थी तुम्हारी? साइमल्टेनियसली तुमने दी होंगी उसकी भी एसएसबी? यस सर सर। तो जब मेरा फर्स्ट स्क्रीन आउट आया एनडीए का, इट वाज इन सितंबर 2022 एंड उसी के बाद हमने टीएस का फॉर्म भरा था एंड तब 3.5 लाख थी कट ऑफ, तो आई इजीली गॉट द एसएसबी। मेरा इलाहाबाद आया था सेंटर एंड माय डेट ऑफ टीएस एसएसबी वाज ऑन 11th अक्टूबर। तो अब जो मैंने प्रिपेयर तो किया था बट इट वाज सेटबैक फॉर मी, और उसी मतलब जर्नी में पता नहीं लगा, अगेन आई गॉट स्क्रीन आउट बिकॉज रिटर्न भी नहीं निकला था एंड अगेन स्क्रीन आउट हो गया। मोरल तो डाउन हो जाता है। मोरल भी डाउन हो जाता है प्लस मोटिवेशन डाउन। तो प्रैक्टिस थी बट उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पे, हम्म, एंड जब कॉन्फिडेंस ही नहीं था तो इट वाज वेरी हार्ड टू गेट इन। सो हम्म। एंड आफ्टर दैट मेरे को TS49 के लिए जलंधर मिली एंड देयर आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। तो तब थोड़ा सा हाँ, इन दैट बैच सर हमारे 68 रिपोर्टिंग थी, 34 स्क्रीनिंग हुए थे एंड 9 गॉट रिकमेंडेड। तो जो 9 जो भी रिकमेंडेड थे या फिर उनसे पहले के बीच में जो भी मेरा उनसे मेरे को इम्प्रेशन पड़ा, उनसे मेरे को काफी अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिले, मेरे को समझने को मिला कि हाउ टू प्रिपेयर इन एक्चुअली हाउ टू परफॉर्म। हम्म। वो कैसा बंदा ढूंढ रहे हैं, काफी चीजें सीखने को मिली, काफी सारे मिलिट्री बैकग्राउंड के और थे उनसे सीखने को मिली। तो देर एट दूस एक्सपीरियंस ऑल्सो हेल्प मी अलॉट। वो 5 दिन मैं काफी ज्यादा अभी भी प्रेस करता हूँ बिकॉज वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड आफ्टर दैट मैंने कोचिंग भी ली थी एंड आफ्टर दैट आई गॉट रिकमेंडेड एंड TS50 में आई गॉट भोपाल। तो भोपाल की मेरी 3 सितंबर को डेट थी, हमारी रिपोर्टिंग थी 114 और 117। हमारे 30 गॉट स्क्रीन एंड वी 2 गॉट रिकमेंडेड, वी बोथ वर इन द सेम ग्रुप। ओके, तो अब टीएस में क्या रिपोर्टिंग कम होती है क्या? ऐसा पहले नहीं तो है बहुत सर। ज्यादा होती थी। ये सर ऑफकोर्स अब पहले से काफी कम होती है बिकॉज उन्होंने जेई का क्राइटेरिया बढ़ा दिया। अच्छा, लाइक अच्छा। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम लाया तब 7.5 लाख रैंक थी, फिर आफ्टर दैट इट वाज 3,50,000 एंड आफ्टर दैट इट्स 250। तो ऐसे वो कम ही करते जा रहे हैं बिकॉज एप्लीकेंट्स के नंबर भी काफी ज्यादा होते हैं।
हम्म। तो इसलिए दे आर इंक्रीजिंग द कट ऑफ। ठीक है भाई, मैंने 2015 में अपनी फर्स्ट एसएसबी दी थी, और टीएस की टीएस 34 था वो। ठीक है, तब वहां पे बंदे आए थे 325 के अराउंड, समझ लो। और 325 में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट स्क्रीनड इन। तो तब अच्छा लगा, तब मुझे लगा कि यार 325 में अगर मुझे 30 बंदों में ले लिया है, कुछ तो होगा मेरे में। ठीक है, तब मैंने चीजों को सीरियस लेना शुरू किया कि हाँ ठीक है, किया जा सकता है, 325 में 30 में आ सकते हैं, तो और भी अंदर जा सकता है। ठीक है, तो वहां से मेरे को और भी थोड़ा सा मोरल बूस्ट हुआ। ऑल्दो आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो मेरा बहुत ही क्लोज था। क्योंकि जब हम लोग 12th के बाद जाते हैं ना, तो थोड़ा सा फ्रेशर एडवांटेज मिलता है और ट्रेनेबिलिटी फैक्टर होती है। तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट। तो यार ये बताओ, फिर एनडीए एनडीए में अभी क्या मेरिट लिस्ट आ गई है, क्या सीन है? ये सब मेरिट लिस्ट निकल गई थी, इट वाज रिलीज्ड ऑन 26th ऑफ अक्टूबर। ओके, तो अभी क्या सीन है, एनडीए ज्वाइन करना है कि टीएस? सर एनडीए में आई एम मेडिकली अनफिट बिकॉज आई वाज एयरफोर्स फ्लाइंग कैंडिडेट, तो दे फाउंड मी अनफिट। ओके ओके सो ओके। मोस्टली टीएस ही एक ऑप्शन है। ठीक है, तो टीएस में कितनी रैंक आई है, उसकी मेरिट लिस्ट आ गई है? Yes, sir. It was also released in November, so I got AR 70. ए आर 17? Yes, sir. दैट्स ग्रेट। तो डिस्कस करेंगे तुम्हारी स्ट्रेटेजी के बारे में, टू Yes, sir. रिकमेंडेशंस, और उसके बाद 4 स्क्रीन आउट्स हैं, वो भी देखेंगे कि कैसे क्या रहा है। स्क्रीन आउट्स बहुत ही ज्यादा मोरल डाउन कर देते हैं कैंडिडेट्स के, तो उसके बारे में देखेंगे कि स्टेज 1 में तुम्हारी कैसी प्रिपरेशन थी, क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी थी, है ना? तो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को कि रिसेंटली मैंने एक एसएसबी वर्कशॉप करके एक इनिशिएटिव लिया है, और रिसेंटली मैंने अपनी वर्कशॉप 1 भी कंडक्ट कर लिया है। तो गौतम को भी मैं बुलाऊंगा इंटरेक्शन के लिए, ताकि वो उन स्टूडेंट्स या कैंडिडेट से बात कर सके, उनको बताए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। क्योंकि जो स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स का इंटरेक्शन होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है ना? तो आपस में जब आप बात करोगे तो ज्यादा डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि उनकी अपनी क्वेरी खुद अलग ही होती है। मैं जितनी भी पूछ लूँ, क्योंकि मैं तो रेगुलर बात करता रहता हूँ रिकमेंडेड कैंडिडेट से, लेकिन जो उनके अंदर दिमाग में चल रहा होता है, वो क्लियर हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो गौतम मैं तुमको भी बुलाऊंगा, और अगर आप मेरी एसएसबी वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ये जो स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट दिख रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहां से मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगा, और आपको बताऊंगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गौतम, सबसे पहले बताओ, तुम्हारी स्टेज 1 के लिए क्या तैयारी रहती थी? सर अर्लियरली स्टेज वन के लिए मैं उतना ज्यादा सोता नहीं था। आई वाज लाइक ऑफ कोर्स जब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो जोश काफी आ जाता है, तो पहले दिन तो कौन ही निकाल लेगा, पूरे कैंडिडेट्स में ही रहता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन तो सही थी, बट एट दैट पॉइंट मैं, क्योंकि ड्यू टू नर्वसनेस मेरे को यही लगता है मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। सो इट वॉज अ मेजर सेटबैक, एंड आफ्टर दैट मैंने चीजों को और सीरियस लिया। सो आफ्टर दैट आई प्रिपेयरिंग फॉर स्टेज वन। पहले ही जब मेरे 2 स्क्रीन आउट हुए, तो मैं स्टोरी पे काफी फोकस करने लगा, एंड स्पेशली ऑन माई नरेशन। नरेशन पे इसलिए बिकॉज जब आप नरेट करते हो पूरे ग्रुप के सामने एंड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ 3 एसएसएस, सो आई फील जब आपका नरेशन अच्छा होता है, यू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड उसी के साथ साथ सर बाकियों को भी आप पे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इस बंदे की स्टोरी में दम है। तो दे ऑल्सो सपोर्ट, चाहे आपका पॉइंट अगर थोड़ा सा भी इनवैलिड हो ना, बट स्टिल आपका नरेशन बढ़िया था, आप बिना रुके एकदम कॉन्फिडेंटली बोले, यू विल रियली गेट स्क्रीनिंग, बिकॉज आपको काफी बंदे सपोर्ट करते हैं। एंड मैंने फिर और भी वीडियोस देखी, आपकी भी देखी थी और ऑनलाइन भी देखी थी। तो उसके बाद मैं देखता था कि हाउ टू परफॉर्म इन डिस्कशन एज वेल। तो पहले कभी कभार मैं यही सोचता था कि आपकी स्टोरी आए, काफी सारे सर वही होते हैं कि मिथ्स होते हैं, आपकी स्टोरी आएगी तो पक्का हो जाओगे, तो मैं वो भी देखता था ना। तो पता लगा नहीं, जरूरी नहीं है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आप कंसेंसस पे आओ, जो ही जीटीओ बताता है। तो उस पे आने के लिए हाउ टू हैव अ गुड डिस्कशन, अपने पॉइंट्स भी देने साथ साथ दूसरे के सुनने, इट शुड बी बैलेंस्ड लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो वो सब मैंने फॉलो किया, एंड मोस्टली स्टोरी राइटिंग ओआईआर भी मैं करता था। तो ओआईआर की तो काफी पीडीएफ्स होते हैं, तो मोस्टली दैट इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ आपका अगर आप मोराल बूस्ट करना चाहते हो तो आप ओआईआर कर लो, ताकि आप ओआईआर में अच्छे परफॉर्म करो, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। बट कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कुछ, जैसे मैं खुद खुद को एग्जांपल भी लूंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन आउट और आफ्टर दैट मैं डबल रिकमेंडेड के बाद भी स्क्रीन आउट, बट मोस्टली हो सकता है उसका रीजन यही हो। बट मोस्टली आपको अपना मोरल हाई रखना है एंड कॉन्फिडेंटली बोलना है। तो अगर आप नरेशन की बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, स्टोरी लिख लिख के विद इन टाइम विद फ्रेंड्स, क्योंकि सर यहाँ पे मेरे काफी फ्रेंड्स थे जो आरएमएस के थे, एंड आई एम लिविंग इन बठिंडा कैंट, तो कैंट एरिया में काफी मिल जाते हैं दूज हु आर प्रिपेयरिंग। तो उनकी मदद से हम ग्रुप में करते थे, तो इट वाज अ रियली बेनिफिट फॉर मी। तो ऐसे ही मैंने प्रिपेयर किया, ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया था, बट आई वाज डिसिप्लिन टुवर्ड्स माय स्टडी। ओके, तो स्टेज 1 में हम लोग कहते हैं ना, जैसे तुमने बताया, कि जो हमारा क्रिस्प एंड क्लियर नरेशन होना चाहिए। यस। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने नरेशन बहुत अच्छा दे दिया ना, तो आपके जो ग्रुप में बैठे हैं उनको भी लगेगा यार ये बंदा कितना शानदार नरेशन दिया है, इसका इसका तो पक्का हो जाएगा।
तो अब इसको अगर काटेंगे ना तो भी अपना नुकसान है। ठीक है, यस सर। ये बंदा है लेवल का, तो इससे बच के रहना है। तो तुम्हारी बात सुनेंगे कि यस जेंटलमैन आई एग्री विद यू, ऐसे ऐसे करके तुम फिर ड्राइव कर सकते हो उस ग्रुप डिस्कशन को अपने डायरेक्शन में, है ना। यस, और बिकॉज अगर आप उस पॉइंट पे ये हो जाता है कि आप एक मेजर फैक्टर बन गए ग्रुप स्टोरी का। जब आपकी सभी बात सुन रहे हैं, लगातार आपको सपोर्ट करें, तो यू आर ड्राइविंग द नरेशन। आप स्टोरी आपकी भी जा सकती है उसमें, ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ, यू आर गिविंग द मेन पॉइंट्स, ऐसा हो जाता है। वही, तुम्हें अपने ग्रुप को साथ लेके जाना है एक स्टोरी बनाने के चक्कर में कि यार ठीक है, तुम्हारे पॉइंट्स भी ऐड कर लेते हैं, मेरे पॉइंट्स भी ऐड कर लेते हैं, एक कॉमन एक अच्छी स्टोरी बनाते हैं जो रिलेवेंट है अपनी पिक्चर से, यस। है ना। तो बढ़िया है। तो इसी के साथ हमारा स्टेज वन हो जाता है। इसके अलावा कुछ और टिप्स देना चाहोगे? स्टेज वन में सर मेरा यही है, मैं कॉन्फिडेंस वाली बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपके मार्क्स बढ़ाए ना बढ़ाए घटा सकता है। तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना। आप जितना हम्बल रहोगे, हम्बलनेस आपके मार्क्स कभी काटेगी। तो जितना हम्बल रहोगे, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, हम्बल, दैट विल बी ग्रेट। आप दूसरे को भी मौका दो बोलने का। अगर कोई बोल नहीं रहे तो उसको भी जस्ट नंबर पॉइंट आउट करो। एंड ये है कि अगर आपका नरेशन पहले है तो मेरे को ये प्लस पॉइंट लगता है, क्योंकि आपने अपना नरेशन बोल दिया, उसके बाद आप सभी की स्टोरीज को सुन सकते हो व्हेन दे आर नरेटिंग। तो वाइल्ड डिस्कशन आप उनके पॉइंट स्टोरी में भी बता सकते हो कि आई वुड लाइक टू ऐड द पॉइंट ऑफ जस्ट नंबर दिस, कि क्योंकि उनका पॉइंट अच्छा था, तो उन तीनों असेसर्स पे भी इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ, ही हैज लिसन टू अदर स्टोरीज एज वेल। बिकॉज क्या होता है, जब बीच में होता है या फिर लास्ट में होता है, तो अपनी स्टोरी मेमोराइज करते 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 दूसरों की सुन ही नहीं पाते बच्चे। तो दूसरों की स्टोरी सुनना भी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ताकि जरूरी आप है। पॉइंट्स दे पाओ। हम्म। क्योंकि अगर आप अपने नर्वसनेस में रहोगे कि यार मैं अपनी स्टोरी बोलूंगा, जहाँ पे आगे के 5-6 कैंडिडेट्स ने स्टोरी बोल दिया, तुम्हारा चेहरा वो लोग देख रहे होते हैं कि ये जो नेक्स्ट बंदा है ये क्या कर रहा है। ठीक है, उनके पास टाइम है, जो असेसर्स है वो ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट वाला क्या सोच रहा है जब ये पिछला वाला नरेट कर रहा है। अगर आपके चेहरे पे नर्वसनेस है, थोड़ा सा एंशियस हो रहे हो कि यार नहीं मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, रट्टा मार रहे हो, उनके सामने रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उनको पता चल जाएगा कि ये तो भाई पूरी तरह अपने में ही इन्वॉल्व है ना। ग्रुप डिस्कशन और इन सब का मतलब ही खत्म हो जाता है फिर। जी। ठीक है, तो हमारा इसके साथ स्टेज वन हो जाता है। अब हम लोग आते हैं स्टेज टू की तरफ। तो साइकोलॉजी की कैसे तैयारी की थी, और ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो तुम्हारी एसएसबी में, ये जो दो रिकमेंडेशंस थे जिसमें तुम्हें लगा हो कि यार ये थोड़ा सा अलग हो गया, मैंने ऐसी कुछ स्टोरी बना दी थी। हाँ हुआ, लाइक मेरे फर्स्ट रिकमेंडेशन में देहरादून। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा अपने साइकोलॉजी मैंने कैसे प्रिपेयर। तो जो मैं पीपीडीटी की स्टोरीज लिखता था, मैं सिमिलरली होता है एज ऑफ टाइम, बस इट्स ब्लर। तो मैं ज्यादा स्टोरी की उससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं मोस्टली आई यूज्ड टू स्टिक टू पीपीडीटी, बिकॉज उसमें बॉक्स फिलिंग भी हो जाती है एंड पिक्चर थोड़ी ब्लर होती है, तो और ज्यादा सोचने का मौका मिल जाता है। सो दैट मैं अलग से प्रैक्टिस नहीं करता था बिफोर रिकमेंडेशन। बट हाँ, उस ड्यूरिंग रिकमेंड जब मेरे को देहरादून में एनडीए केसेस भी आई, तब मैं प्रिपेयर करने लगा था टैट बी सीरियसली। एंड दैट was the part which hinders me a lot. It used to hinder me a lot because मेरे को डर लगता था, तो मैं कभी ट्राई नहीं करता था क्योंकि कि एक मैंने साथ कभी 12 स्टोरी कौन लिखेगा। दैट एंड क्या आफ्टर होगा? दैट दैट में भी ये कि 15 सेकंड में एक वर्ड पे सेंटेंस, वर्ड नेगेटिव आ गया तो फिर क्या करूंगा। तो वो जब नर्वसनेस होती है तो हाँ, उसको दूर ही रखो, ऐसे हाल था। तो इसलिए आई गॉट कॉन्फिडेंस डाउन इन जलंधर, बिकॉज मेरा साइकोलॉजी टेस्ट ही सबसे खराब था। हम्म। मैं इतना नर्वस हो गया था मेरे फर्स्ट साइकोलॉजी टेस्ट में कि मेरा वैट का एक पूरा सीक्वेंस ही बिगड़ गया था एक पेज का। सो अराउंड 17 वैट्स वर रॉन्ग, क्योंकि मेरे को लगा मैंने एक वर्ड दो वर्ड छोड़े, बट छोड़ा एक ही था, और उसी में गया सारा। एंड एसआरटी तो मेरे को काफी इजी लगते थे, और वो इजी होते भी हैं, बिकॉज इट इज देयर डे टू डे सिचुएशंस। तो ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता, इट जस्ट आपकी राइटिंग स्पीड ज्यादा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर पाओ। बट हाँ, क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। मैं क्वांटिटी के पीछे उतना नहीं भागता। +40 इज अ गुड नंबर अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो। अदरवाइज 60 के 60 भी लिखते हैं बंदे, बट दे गॉट कॉन्फिडेंस बिकॉज क्वालिटी मैटर्स। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। एंड एसडी में तो आपको सेल्फ अप्रेज करना है, तो इट्स नॉट दैट मच हार्ड। आप बनाओ, बट ऐसा नहीं कि अपने आप को कोई सुपर ह्यूमन ही बता दो। कुछ कुछ नेगेटिव जो इन रियलिटी में आप पोजेस करते हो एंड ज्यादा हार्मफुल नहीं है, वो आप लिख सकते हो, और लिखना भी चाहिए, बिकॉज एवरीवन हैव नेगेटिव पॉइंट्स भी। तो मेरा तो यही मानना था साइकोलॉजी टेस्ट के लिए मेन थिंग इज प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप नर्वस होगे उधर जाके, तब आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जितना आप खुद को प्रैक्टिस से गो थ्रू करोगे, सेम साइकोलॉजी टेस्ट। तो मैं बताना चाहूंगा, मैंने डोजियर अराउंड 10 to 15 डोजियर कंप्लीट किए थे बिफोर माय देहरादून एसएसबी। तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरा साइकोलॉजी मेरे हिसाब से सबसे वीक था, बिकॉज इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। इसमें आपको जो पिक्चर आई उस पे ही लिखना है, जो वर्ड आया उस पे ही लिखना है। तो इट यूज टू हिंडर मी अलॉट। बट एनडीए का लास्ट रिटर्न था, तो जोश काफी आया था मैं कि अब तो करना ही है। अब करना ही तो है। व्हेन आई टुक कोचिंग, तो उन्होंने भी काफी सारे इनसाइट्स बताए, एंड आई वेरी मच अप्रेज माय साइकोलॉजिस्ट। सो उन्होंने मेरे को काफी सारे नए नए तरीके बताए टू हाउ टू राइट स्टोरी। तो अभी ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, एंड आई एम ऑल्सो, और अगर टीएस में जा रहा हूँ तो मेरे को टेक्निकल के बारे में और पता होना चाहिए। तो मैं जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को ऐड कर पाऊँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब अभी ट्रेंड में,
तो जितनी ट्रेंडिंग चीज है उससे स्टोरी और क्रिएटिव बन जाती है। साथ ही साथ अब अगर आप कोई ऐसा आपकी स्टोरी में आपका जो हीरो है वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे सोसाइटी को हेल्प हो, तो इट विल बी ऑल्सो वेरी मच गुड। हाँ, अब जरूरी नहीं आप हर चीज में सोसाइटी घुसा दो जहां पे दिख ही नहीं रहा। अब वो बंदा पढ़ रहा है तो उसमें भी सोसाइटी हटा लगा दी, ऐसा नहीं है। स्टोरी मस्ट बी रेलिवेंट, बट आप जितनी क्रिएटिव लिख पाओगे और टुवर्ड्स द सोसाइटी लिख पाओगे, ये मेरा ओपिनियन था कि जितना आप पॉजिटिव टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड रेलेवेंट स्टोरी हो, आपको और ज्यादा बेनिफिट करेगा। एंड टैट एंड बैटे ही उन्होंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एसआरटी के सबके सब ऑलमोस्ट सेम लिखेंगे, एसडीवी सबको आधे से ज्यादा रट के ही आते हैं या फिर पॉइंट्स गिन के आते हैं, तो इट्स मोस्टली अबाउट टैट एंड। तो टैट का जो मेरा एक्सपीरियंस था देहरादून में, एंड इट वाज रियली डिफरेंट, बिकॉज ज्यादातर टैट पिक्चर्स में कुछ ना कुछ एक्शन होता है, बट आउट ऑफ 12 स्टोरीज एक तो ब्लैंक ही हो गई, एंड आउट ऑफ 11 तो उसमें 5-6 ऐसे स्टोरीज थे कि उसमें कुछ एक्शन नहीं। बस ऐसा था, एक पिक्चर थी उसमें एक डोर है, एक बस एक पर्सन उस साइड एक पर्सन इस साइड। अब उसमें मैं सोच रहा हूँ क्या लिखूं, एक पर्सन एक बंदा बस बैठा है जस्ट लेटिंग लाइक अस, तो मैं कि यार अब इस पे क्या लिखूं। हाँ, बट काफी सारी कुछ नई नई स्टोरीज भी थी। एक था कि बाइनोकुलर्स से वो देख रहा था, अब किसी को बाइनोकुलर्स लगे, किसी को लगा वो वर्चुअल रियलिटी वाला उसने एक पहना हुआ, तो इट वाज द ओपिनियन वाज डिफरेंट, बट काफी सारी स्टोरीज थी। तो उसपे तो मैंने थोड़ा ज्यादा ही एक्सेजरेट कर दिया मैं कि ही इज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, दो आई गॉट रिकमेंडेड, बट मेरे को यही लगता है कि वो स्टोरी और मैं अच्छी कर सकता था। बट स्टिल मोस्टली इट वाज एवरेज पिक्चर्स थी, तो एक्शन खुद बना बना के थोड़ा सा लिखना पड़ रहा था। एंड वैट जब मैंने 10-15 डोजियर प्रैक्टिस कर ली थी, एंड विद अलोंग विद गाइडेंस, बिकॉज आप 10-15 डोजियर लिख तो दो, बट नेगेटिव में आपका ओपिनियन नहीं जाना चाहिए, एंड मोस्टली पॉजिटिव में रखने की कोशिश करो, ऐसा भी नहीं कि एवरेज लिख रहे हो। तो वो मेरा प्रैक्टिस की वजह से ही हुआ। तो आई कंप्लीटेड अराउंड 10 to 15 एज मैंने बताया, तो वो काफी मच बेनिफिट किया, इट हेल्प मी अलॉट। तो साइकोलॉजी टेस्ट में तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, एंड आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड वंस तो मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, एक दो डोज ही बिकॉज ऑफ रिविजन, वो भी एसएसबी के 3-4 दिन पहले, कि मेरा माइंड फ्रेशन अप हो जाए, एंड जब मैं जाऊं तो मैं दोबारा परफॉर्म कर पाऊँ। तो जैसे ब्लैंक स्टोरी में क्या लिखा था, दोनों रिकमेंडेशन में सेम स्टोरी लिखी थी कि अलग अलग था? नहीं, मोस्टली दोनों में सेम ही लिखी थी मैंने। एक दो एक्शंस का डिफरेंस हो सकता है, बट एज माय हॉबी स्विमिंग, तो मैंने स्विमिंग कंपटीशन के ऊपर लिख दी थी बना के। अच्छा। बिकॉज मेरी जो मैंने 2-3 स्टोरी प्रिपेयर की थी ब्लैंक के लिए, एक थी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली, तो वो मैंने पहले ही लिख दी थी एक टैग में, तो और वो दोनों में हो गया, तो इसलिए मैंने दोनों में स्विमिंग ही लिख दी। चलो बढ़िया। यार ये बताओ, तो एसआरटीज कितना जनरली अटेम्प्ट किया था इन दो रिकमेंडेशंस में? रिकमेंडेशन वाले में फर्स्ट में आई अटेम्प्टेड 49 कंप्लीट हो गया था, एंड सेकंड वाले में इट वाज 44, तो इट इज मोस्टली अराउंड 45 के आसपास ही रहता था मेरा। एवरेज 45 लेके चल सकते हैं ना? तो चलो, यहाँ पे हमारा साइकोलॉजी हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। तुम्हारा इंटरेक्शन होने वाला नहीं है साइकोलॉजी, जो भी हमारे असेसर है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो तुमको बुला लें, कि अगर जी, उनको किसी पे डाउट हो ना तो बुला सकते हो कि भाई आओ कमरे में तुमसे पूछा जाए कुछ। मेरा ये हुआ था, हमारा एक सीबीटी टेस्ट अभी नया निकला है, तो वो क्या हाँ कंप्यूटराइज टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे साइकोलॉजिस्ट करवा रहे थे। अब हाँ। आई डोंट नो उन्होंने हिंट दिया या नहीं, जब मैं भोपाल गया एसएसबी देने, तो वो शायद तक मेरी साइकोलॉजिस्ट थे। तो जब हमारा कॉन्फ्रेंस हो गया तो हमें सीबीटी देने को बुलाया, एंड आई एम गिविंग, तो एक ग्लिच आ गया था कंप्यूटर में, तो मैंने बोला सर आई कैन हेल्प, तो व्हेन आई हेल्प हिम, तो ये था ही इज अ वेरी गुड गाय, if anyone also have any glitch in their computer, just ask him out, he will help you. So I was, thank you sir, thank you अरे sir. वाह। तो क्या हिंट दे रहे थे क्या वो? अब I don't know sir, but he praised me that yeah I performed well in कौन सा बोर्ड था, सीए 20 so का? 21 SSB sir. अच्छा, 21 एसएसबी। मैं 20 एसएसबी में जा चुका हूँ भोपाल में, और 33 एसएसबी में। ठीक है। तो यार ये कॉन्फ्रेंस के बाद कौन सा सीबीटी हो रहा था? इसमें क्या हमारे ओआईआर से रिलेटेड पूछ रहे थे? नॉट ओआईआर सर, बट ये ना काफी रीजनिंग के ही थे मोस्टली। हम्म। अब जो मैंने सीपीएसएस दिया देहरादून में, उससे हम्म। काफी लो लेवल के थे, बट रीजनिंग के ही थे। तो मोस्टली दे आर ट्राइंग की, मेरे को ये पता था कि हाँ इट इज ऑल्सो गोइंग ऑन, हम्म। तो एंड इट डज नॉट एनी अफेक्ट, हाँ। हैम्पर या अफेक्ट आवर एसएसबी, दे आर जस्ट इट्स जस्ट इन ट्रायल्स। टेस्टिंग। यस, टेस्टिंग टेस्टिंग, फेज में। हाँ हाँ। तो फिर मैं दे आया, एंड ज्यादा हार्ड नहीं थे, बट हाँ टाइम लिमिट कम था, एंड पिक्चर्स भी थे काफी डिफरेंट देन ओआईआर, कुछ रीजनिंग के थे, कुछ पिक्चर्स के थे, कुछ शेप्स के भी थे, क्यूब्स एंड ऑल। So it was a bit not that much tricky, but a bit more than a year. वही, अब एसएसबी का प्रोसीजर भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, डेवलप कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा जो आज के टाइम है उससे मैच कर सकें, है ना? तो इसी के साथ हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है। इसके बाद तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू का कैसे प्रिपरेशन था और क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा? तो मेरा जो फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू था, उससे मेरे को ये भी पता लग गया कि मेरा इंटरव्यू बहुत खराब है, क्योंकि उससे पहले तो मैं जलंधर यही वाला। सोचा था जी जलंधर वाला। तो उससे पहले तो मैं यही सोचा था कि चलो साइकोलॉजी टेस्ट ही खराब है, इंटरव्यू जीटी में करके लगेगी। बट व्हेन आई वेंट देयर, एंड
मेरे बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं था कि आई वाज फर्स्ट टाइम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। मेरे जो यूनिट के ओसी थे, एनसी होते, दे आल्सो हेल्प मी अ लॉट। बट अब जब आपको पता लगे कि हाँ आपका टेस्ट हो रहा है, आपकी असेसमेंट हो रही है, तो एक डिफरेंस आ ही जाता है। जब प्रेशर मैं होता है बैठा, दिमाग पे। हाँ, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और मेरा ऐसा था कि मैं फर्स्ट में ही इंटरव्यू आ गया था, आई वाज चेस नंबर 11। तो चेस नंबर 1 टू 10 का प्रेसिडेंट ने लिया है, चेस नंबर 11 टू 20 का वाइस प्रेसिडेंट ने। तो मैं जब गया, तो उन्होंने, डिप्टी प्रेसिडेंट थे, और मैं जैसे ही बैठा, उधर ही मेरे को फील हो रहा है मेरे हाथ सन हो गए, स्पेशली लेफ्ट। और मैं, यार क्या होने वाला है क्या नहीं, एंड ही आस्क्ड मी आउट क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा मेरी शक्ल से भी उसको पता लग गया होगा कि नर्वस है, फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है, तो उसने ज्यादा घसीटा भी नहीं। बट हाँ, ये आज मैं टेक्निकल क्वेश्चंस, एंड टेक्निकल क्वेश्चन के तो जवाब दे दिए थे मैंने। बट मैं एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया था, जो मेरे को काफी ज्यादा लगा कि हाँ मेरे को पता होना चाहिए था। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मेरे को, मैं कॉन्फिडेंस आउट ऑफ, बिकॉज ही आस्क्ड मी कि व्हाट एज योर फादर इंटरेक्ट्स टू मैच मेनी ऑफिसर्स आल्सो, एंड ही इंटरेक्ट्स विद यू आल्सो एज ही लिव्स विद यू, तो आईसीडीएस। तो उसने बोला कि व्हाट योर फादर थिंक्स इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिसर एंड मी। तो अब उधर मैं साइलेंट हो गया, अब मैं जवाब ही नहीं दे पाया, बिकॉज काफी नर्वस था, एंड ऐसा सवाल एक्सपेक्ट किया भी नहीं था। अचानक से आ जाता है। तो आई वाज लाइक, यार अब तो भूल जाओ। बट जो भी है एक्सपीरियंस लेके था। तो इंटरव्यू मेरा मॉडरेट मानूंगा, ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत खराब दिया, बट हाँ, आई नीडेड अ प्रैक्टिस अलॉट। तो जहाँ पे मैंने कोचिंग लेसेस भी का डिफेंस इलेवन जनकपुर ईस्ट, तो कृष्णमूर्ति सर, रियली ऑल्सो, उन्होंने एफवा में पढ़ाया था, एंड हियर इज एन इंटरव्यू। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने इन रियलिटी मेरे को बताया कि कहाँ कहाँ आई एम लैकिंग। तो बिकॉज जिस बैच में मैं गया उसमें ज्यादातर फ्रेशर्स थे, तो आई वाज परफॉर्मिंग वेल। अब जरूरी नहीं है ना कि मैं जब सारे के सारे रिपीटर्स रिपीटर हो। होंगे तब परफॉर्म कर पाऊंगा। तो आई वाज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट, और उन्होंने एक पॉइंट बताई, तो मैंने उसको समझा, एंड आई रिड्यूस दैट, एंड आई वर्कड अपॉन इट, एंड आफ्टर दैट मैंने इंटरव्यू भी दिया। तो अब उस इंटरव्यू में भी, क्योंकि इट वाज एन असेसमेंट, तो उसमें मैं यही नहीं बता पाया कि एयरफोर्स चीफ कौन है। मैं आर्मी चीफ बता दिया, नेवी चीफ बता दिया, बट डर के मारे में एयरफोर्स चीफ ही नहीं बता पाया। तो मेरे पे सबसे पहले हंसे, तो मेरे को बहुत, मतलब मजे नहीं अफसोस भी होंगे। लगा, प्लस हंसी तो खुद पे भी आ रही थी। बट उनके सामने हंस नहीं सकता मैं कि यार एयरफोर्स मेरा बोर्ड है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एयरफोर्स है, और मैं बता नहीं पाया। तो उसके बाद तो मैं रुका नहीं, लाइक माय सिस्टर, शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी एसएसबी एंड ऑल, एंड उसकी भी अभी एक रीसेंट एसएसबी हुई थी, और अभी होने भी वाली है। तो शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग। तो हम दोनों एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेते थे। तो मैंने उसको एक सर्टेन सीआईक्यू पीआईक्यूज के रिलेटेड क्वेश्चन होते हाँ। हैं, तो उसको पता है कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई गिव देम अ लॉट होल क्वेश्चंस। क्वेश्चन बुकलेट पे मैंने क्वेश्चन लिख रखे थे काफी सारे, काफी सारे प्रिंटेड भी थे। एंड वो मैंने पकड़ा के उनको, रोज मैं एक मॉक इंटरव्यू तो कोशिश करता था, कभी कभार दो तीन भी। जब एसएसबी पास आ गई तो दो दो तीन तीन मॉक इंटरव्यूज मैं दिन के दे रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी आंसर थे वो मेरे को दिमाग में रट गए, एंड उसकी वजह से अब मैं कॉन्फिडेंटली बिना नर्वसनेस के वो बोल पाता था। तो जब देहरादून में गया, तो प्रेसिडेंट जो थे, वो तो बाद में पता लगा हमें, एट दैट टाइम तो पता नहीं लगा। तो हाँ। जब हमारा प्रेसिडेंट, मेरा प्रेसिडेंट ने लिया इंटरव्यू, तो मोस्टली एयरफोर्स में क्या होता है, आपके ग्रुप्स में डिवाइड नहीं होता। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स में आपके पीआईक्यू देख के, एज कृष्णमूर्ति सर, ही इज आल्सो एन एक्स एसएसआर फ्रॉम वन एफएसबी देहरादून, तो उन्होंने बताया कि पीआईक्यू डिपेंड्स अलॉट, बिकॉज एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स में आपका पीआईक्यू देख के ये डिसाइड होता है कि इंटरव्यू कौन लेगा। तो उन्होंने मेरे को पीआईक्यू एकदम नीटली भरना सिखाया, तो मैंने वही कॉपी किया। एंड आफ्टर दैट जब मैंने भरा, तो उन्होंने मेरे को अप्रेज भी किया, हाँ अच्छी हैंड राइटिंग में, एंड एक से एक हर एक चीज जो भी आप पीआईक्यू में लिख रहे हो आपको रटी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे हॉबी में ये लिखा और उधर जाके ये बोल दिया, तो बस भूल ही जाओ। तो मिसमैच फिर हो रहा है। तो फिर अपनी हॉबी इसलिए भूल मैंने जा रहे हो। पीआईक्यू को एकदम रट लिया था, एंड अच्छे से नीटली बनने के जैसे प्रेसिडेंट टुक माय इंटरव्यू। तो आफ्टर दैट, जब मेरे को बाद में पता लगा आफ्टर कॉन्फ्रेंस, जब मैं उसको देख रहा हूँ कि अरे संजय सामने प्रेसिडेंट बैठा, इसने साहब। मेरा इंटरव्यू लिया था, तब तो और लगा। बट हाँ, तब तक ये पता लग गया था कि आई परफॉर्म है। प्रेसिडेंट ने काफी खींचने की भी कोशिश की, जब वो मतलब मैंने मोस्टली सारे आंसर बता दिए, तो वो इंटरनेशनल रिलेशन पे आया। जबकि मैंने बताया था कि सर मेरे इंटरनेशनल रिलेशन उतने बढ़िया नहीं। पर वो जानबूझ के आया, जब उसने पूछा कि हाउ डू लर्न इंटरनेशनल रिलेशन, तो मैंने बोला सर आई डोंट लर्न अबाउट इट दैट मच, because I was much more indulged in JEE, NDA and all examination and also my preparation of SSB. तो मैं उतना पढ़ नहीं पाता, बट हाँ आई लिटिल बिट इनसाइड। तो उसने इंडो पाक, इंडो चाइना, इंडो यूएस, इंडो रशिया पूछने की जगह पूछा इंडो म्यांमार। अब मैं, मेरे को इसका कुछ ध्यान नहीं, उसने पूछा इंडो बांग्लादेश, तो मैं ज्यादा नहीं बता पाया, थोड़ा सा बता पाया पास से और प्रेजेंट से। एंड फिर उसने पूछा श्रीलंका, तो श्रीलंका की तब मोदी की विजिट थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो वो हमारी जुलाई में विजिट थी। तो तब मेरे को थोड़ा सा उसका पता लगा था, बिकॉज आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर बिट करंट अफेयर्स के लिए, एंड आई वॉज ऑल्सो राइटिंग इट डाउन। तो इट ऑल्सो हेल्प मी अलॉट, मेरे को न्यूज की वजह से काफी हेल्प किया जीटीओ में भी, ड्यूरिंग माई जीटी एंड लेक्चरिंग।
तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैं यही मानता हूँ, इट हेल्प मी अलॉट, एंड मैं जो भी आता है मैं उसको बोलता हूँ, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने से सर आपका लेक्चर भी प्रिपेयर हो जाता है, आपका जीडी भी प्रिपेयर हो जाता है, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती है, आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो एक चीज से जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो आपको पढ़ना मैंडेटरी करना मान लो पड़ेगा, हाँ। कि अगर आप चाहते हो कि आप रिकमेंड हो। तो उसके लिए मैंने फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा इंडो श्रीलंका का पता था, प्लस श्रीलंका में जो अनस्टेबिलिटी थी थोड़ी देर पहले, और इकोनॉमिक फिर क्राइसिस इकोनॉमी थी। अनस्टेबिलिटी भी, और फिर वो प्रेसिडेंट के घर पे जो लोग गए थे और वो पूरी राइट्स वीडियो हो गए वायरल थे। थी, तो फिर वो मैंने सब कुछ बता दिया था। तो मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक किया था, ऐसा नहीं कि इट वाज बिट, मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा, बट या इट वाज अबव एवरेज। तो मेरा इंटरव्यू तब उसके बाद ठीक गया, एंड मैं कॉन्फिडेंटली बोला, ऐसा नहीं कि मैं एक जगह भी रुका, और मेरा को प्लस पॉइंट ये था कि मैं हमेशा, चाहे मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ तभी मैं हंस हंस के बोल रहा था, तो वो भी स्माइल सामने होनी वाले, चाहिए। तो वो भी वो तो इंटरव्यू का पता नहीं लगता, हंस हंस के ही लेते हैं, सब कहते हैं और वो लेते भी हैं। प्यार बट से। मैं कि यार मैं हंसूंगा चाहे कैसा भी। तो मैंने पॉजिटिव आउटलुक रखा अपना, एंड इट वर्क आउट फॉर मी। एंड जब भोपाल की बात आती है, तो भोपाल वाले में आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट द आर्म्स एंड एमिनेशन यूज बाय इंडियन आर्मी। जब उसने पूछा तो मैंने बताया, तो उसने जब मैंने बताया तो उसने पूछा मिसाइल्स, तो जब मैंने मिसाइल्स बताया तो बोलता है ये तो आर्मी नहीं है, तो आर्म फोर्सेस में एयरफोर्स का, ये नहीं है। मैं कि सर सॉरी, आई कैन नॉट लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन which is used by army, aviation और air force, but I know about what are the missiles used by armed forces। तो उतनी सी बात नहीं, उसने बोल दिया यार तू तो प्रिपेयर ही नहीं करके आया, मैं क्या पूछूं। अब आई वाज प्रेशर स्टिल डालने के लाफिंग लिए। लाफिंग नहीं, मेरे स्टिल स्माइल थी, क्योंकि मेरे को पता था ही इज ट्राइंग टू रिड मी प्रेशराइज। अप। जी, हाँ। वो मेरे को प्रेशराइज कर रहा था, वो ये देख रहा था कि मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ प्रेशर के अंदर। बट मैं कि सॉरी सर, आई विल मेक श्योर दैट आई विल टेल यू इन कॉन्फ्रेंस, बट राइट नाउ आई एम ओनली अवेयर ऑफ यूज्ड बाय आर्म फोर्सेस एंड आई कैन नॉट डिफरेंशिएट। वो कह रहा मैं पूछूं क्या तेरे से फिर। हाँ। तो फिर ये एक चीज था, बट हाँ मैं होल इंटरव्यू गिव कॉन्फिडेंटली, एंड ज्यादा कुछ ऐसे सवाल नहीं थे जो मैं आंसर नहीं कर पाया। तो इंटरव्यू हेल्प मी आउट अलॉट, एंड जो मैंने प्रैक्टिस की थी उस मोस्टली, क्योंकि सबको पता है सीआईक्यू में से एजुकेशन में से पूछना है, तो वो मैंने रट ही रखा था, क्योंकि मैंने मॉक दिए अपने स्पोर्ट्स को लेकर, हॉबीज इंटरेस्ट को लेकर, एंड प्रीवियस एसेसरीज को लेकर, क्योंकि ये इकलौता होता है जिसमें आप लगातार क्वेश्चन आंसर ही करते जा रहे हो। जीटीओ में कभी आपको टास्क करना है, ये करना है, बट इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन ही पूछेगा और आपको आंसर ही देना है। तो इसमें वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कोई भी एरिया रहना छूटना नहीं चाहिए। अब आप 100% तो नहीं कर सकते, जैसे मेरा इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा, बट जितना आप कर सकते हो, तो जितना आप करोगे आपको उतना ही बेनिफिट करेगा, जितना आप टाइम स्पेंड करोगे अपने स्किल को इम्प्रूव करने में, चाहे वो स्पीकिंग का हो, कॉन्फिडेंस का हो, क्योंकि जब आंखों में आके देख के बात करनी होती है तब बहुत डर लगता है। प्रेशर, और अच्छा वो अच्छा भी बोलो। कर्नल ब्रिगेडियर रैंक के सर हो हाँ, सामने, है ना। तो तब तो और अलग सा प्रेशर होता है, माहौल होता है। वो होता है ना, टेंशन होती है रूम के अंदर, तुम्हारे और सर के बीच में, तुम दो अकेले बैठे हो रूम के अंदर, है ना। तो उसमें मेरा पहली। गला सूख रहा था, मेरे को याद है जलंधर में मेरा गला सूख रहा था, और उसने बोला इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर यू कैन, मैं नो सर नो सर, और मेरे को बोला नहीं जा रहा सही बहुत से। ज्यादा प्यास लग रही होगी, है ना, कि पानी पी लूं नहीं पीऊं। होता है भाई, होता है, मैं भी इस स्टेज से गुजरा हूँ। ठीक है, तो समझ सकता हूँ। तो यार, इसके साथ तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है, इसके अलावा जो तुम्हारा टीएस था उसमें कुछ अलग हुआ था, या सेम लाइन पे था? सेम ही था मोस्टली, क्योंकि प्रीवियसली रिकमेंडेड कोर्स जो कि पैरेलल कोर्स में बस एक महीना पहले ही रिकमेंड हुआ है, तो ज्यादा नहीं खींचते। अब यही देख, मोस्टली कॉन्फिडेंस ही देखते हैं कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गया, एंड हाउ ही इज प्रिपेयर्ड, ऐसा तो नहीं है कि बिना हम्बल है प्रिपरेशन कि के नहीं लिए अभी आया। भी? जी। हाँ, हाँ। हाँ डाउन तो टू अर्थ वही है कि नहीं? हाँ। उड़ तो नहीं रहा? कहीं ज्यादा ही तो नहीं समझ रहा अपने आप को। क्या वही टीएस से आया, अभी एयरफोर्स का दिन है, पहले फ्लाइंग लगने से पहले ही फ्लाई कर रहा हूँ। जी, इन रियलिटी हाँ ये चीज थी कि वो मेरे को पूछेंगे, और ये मेरे को पता था क्योंकि मैं एयरफोर्स के लिए गया और मैं एनडीए में रिकमेंड हो गया। तो ये पूछेंगे तो भाई इधर आया क्यों, और ये मेरे से बहुत बार पूछा गया। हम्म, और एक चीज ये भी थी, क्योंकि अब होता क्या है, जब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स में, मैं ये चीज बताना भूल गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स की जो वो होती है, पूरी शीट होती है एंड फाइल होती है, वो पहले मंगा ली जाती है ऑफिसर रीड चेक करता करने है, के एक लिए। बार देखता तो है। उसमें आप अपने जितने सर्टिफिकेट्स डाल सकते हो ना उतने सर्टिफिकेट्स डालो, क्योंकि वो इम्प्रेस ही करेंगे इंटरव्यू करने वाले को, हम्म, क्योंकि वो देखेगा हाँ ही हैज डन हिज होलिस्टिकली इंप्रूव हुआ है बच्चा, ठीक है। तो मैं काफी ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने बहुत परफॉर्म किया था, मैं सारे के सारे सर्टिफिकेट्स लगाए 7th क्लास एंड ऑनवर्ड्स। एंड ऑल्सो उसमें मेरे को ये ध्यान से हट गया, मेरा डिपेंडेंट कार्ड भी उसी के अंदर था। तो उस इंटरव्यू में उसने मेरे से 4 बार मेरे फादर की यूनिट पूछी, और मैं हर बार सही बताई, अगर मैं एक बार भी गलत बताता ना, मेरे को ये लगता है उधर ही जाता मेरा रिकमेंडेशन। वो यही चाह रहा था, कि देखते हैं कि ये वही पिन पॉइंट करके कि ये इसका मेमोरी कैसा है, जो है वो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है।
मैं भी सोच रहा, क्योंकि पहले से है कि जब उसने पहले एक बार पूरा रैपिड क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसके बाद यूनिट पूछ रहा, फिर दोबारा यूनिट पूछ रहा, फिर एंड में भी यूनिट पूछ रहा, मैं कि क्या हो गया इसको। यूनिट से क्या लेना देना है। तो ये था। बट हाँ, जब मेरे को वो गलती पता लगी तो मैंने रिपीट नहीं की, और उसके बाद तो एयरफोर्स बोर्ड में गया ही नहीं। तो आर्मी वाले में तो उतना चेक नहीं करते, दैट इंटरव्यू से पहले आपका वो फाइल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। तो पर्सनल इंटरव्यू में मैंने भी ये बहुत सारी चीजें सुनी है कि अगर वो आपको पास करना चाहते हैं तो वो आपके मामा के बारे में पूछेंगे, लेकिन अगर वो फेल करना चाहते हैं तो वो अपने मामा के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो ये मैंने विकास दिव्य कीर्ति सर का वीडियो देखा था, उसमें वो बता रहे थे। तो आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ द बॉक्स, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगे। तो बस यही सिचुएशन है, यही टेस्ट है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। जैसे तेरा कहना है ना कि तू स्माइल रखा हुआ था, चाहे क्वेश्चन कितना भी आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, है ना, तो स्माइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार अब बात करते हैं हम लोग सबसे मजेदार टेस्ट के बारे में, जीटीओ। मजा बहुत आता होगा तेरे को जीटीओ में, है? जीटीए में तो तो स्टार्टिंग से, बिकॉज ये था कि मेरे सोशल एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बिकॉज बचपन से ही जब पोस्टिंग्स आते जाते रहते हैं, आप भी आर्मी बैकग्राउंड के, तो नए दो पुराने दोस्त क्या, हर जो तीन नया चार मिल साल गया में। उसी से बस, अब ये बेस्ट फ्रेंड 3 साल के लिए, अब ये बेस्ट फ्रेंड 3 साल के लिए, अब तू मेरा यार जीवन भर के लिए, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्त बनाने में टाइम नहीं लगता, और स्पेशली इस एज में तो सिविलियंस को भी दोस्त बनाने में कहाँ टाइम लगता है। तो काफी जल्दी एक ग्रुप एक बन भी जाता है, प्लस मस्ती मजाक तो चलते ही रहता है। बट हाँ, अब वो मस्ती मजाक कभी ज्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट भी बढ़ जाता है। और मेरे साथ यही हुआ था जलंधर में। मैं बताना चाहूंगा, जब मेरा लेक्चर हो रहा था, हम्म। तो मेरा सेकंड था लेक्चर, हमारा ग्रुप 10 से लेकर 17-18 तक ऐसे था, हम्म। 17 तक आई रिमेम्बर। तो उसके बाद क्या हुआ, जो बंदा था 10 ने दिया, एंड आफ्टर दैट आई गेव माय लेक्चर। लेक्चर की मेरे को अगर जलंधर के टॉपिक मैं बताऊं, तो इट वाज माय वाज वेस्ट मैनेजमेंट हम्म। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी था। बट तब मेरे को उसके बारे में पता नहीं था, बिकॉज मैं पढ़ के नहीं गया था। तो मैंने वेस्ट मैनेजमेंट पे बता दिया, इट इज अ वेरी नॉर्मल टॉपिक, कोई भी बोल सकता है। तो मैंने उस पर बोला। एंड आफ्टर दैट जब मेरे बगल वाले बंदे ने बोला, इट वॉज जस्ट नंबर 13 एंड 14। तो जब 14 की बारी आई, तो वो बंदा एकदम नॉन सीरियस था। ही हम्म। वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, और जेई की रैंक की वजह से उसको आ गई। तो वो प्रिपेयर कुछ करके आया नहीं, और स्क्रीन इन भी हो गया, बिकॉज रेशियो काफी अच्छा था। तो जब वो दे रहा था अपना लेक्चर है, तो उसने 1 मिनट बोला, और फिर चुप हो गया, क्योंकि उसको बोला नहीं है। तो आई वॉज थिंकिंग कि हाँ, अब बोलेगा, अब बोलेगा, अब बोलेगा। 1 मिनट वो शांति रहा, और अचानक से उसने बोल दिया थैंक यू। और इस मोमेंट पे जब मेरी हंसी शुरू हुई, और वो कंट्रोल ही नहीं हो पाई, पूरा लेक्चर ही खत्म हो गया। मेरे बगल वाले मेरे को देख के हंसे जा रहे, और मेरी भाई कंट्रोल नहीं हो शांत हो जा रही। भाई। मैं खांसी करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किसी तरह रुक जाए, कुछ हो, बस जीटीओ को पता ना लगे। पर जीटीओ तो वो देख पीछे लेता बैठा है, भाई। उसको सब कुछ पता लग रहा है। तो वो हाँ। चीज काफी थी कि हाँ, वो नेगेटिवली अफेक्ट हुई। बट हाँ, मैं भी वो चीज अभी भी नहीं रुकती है। मैं देहरादून में जीडी में हो गया ये। हमारे एक फ्रेंड है गौरीश, वो हाँ। ही आल्सो गॉट कॉन्फ्रेंस देहरादून में। हम्म। तो उसकी वो आंखों में देख के बात नहीं करेगा, वो ऐसे ऐसे मुंडी लाएगा, और जब वो हिलाएगा तो बहुत ज्यादा। तो जब तेज। जीडी में वो पॉइंट्स दे रहे हैं जीटीओ की, तो उसने जैसे ही बोलना शुरू किया, हमारे पूरे इस तीन साइड के 3 बंदे थे, तो हम तीनों की ऐसी ऐसी शुरू हुई। जीटीओ देख रहा है, और मेरे को तो तब इन रियलिटी मेरे को कफ था, तो मैं खांसी से थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, छुपाने की ऐसे कोशिश करके। ऐसे कि बस दांत ना दिख जाए सामने वाले को कि मैं हंस रहा तो मेरा ये काफी मतलब रहा है कि मैं हाँ हंस देता हूँ कुछ ज्यादा ही। बट हाँ, अब हूँ। वो कंट्रोल हो गया। मैं नहीं हंसता, कोशिश करता हूँ कि ना हंसूं। टीएस वाले में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, एंड आई एम ग्लैड। क्योंकि देहरादून वाले में हुआ, तो हाँ, उससे काफी इफेक्ट पड़ता है कि हाँ, आप दूसरे, अब हम इसलिए ऐसे, बिकॉज क्योंकि वो अचानक से एक्शन किया उसने ऐसा। बट जीटीओ को ही लग सकता है वी आर कि तुम लाफिंग उसका ऑन हिज मजाक पॉइंट। उड़ा रहे हो, हाँ, हाँ, तो कि अब लाइक, हाँ, वो किसका ओपिनियन कैसा हो, तो इसलिए जितना हम्बल रह सकते हो मैंने वही करा, तो नेगेटिवली जा हम्बल सकता है। ज्यादा हाँ। हंसी भी कभी कभार डैमेज हाँ। कर देती। बट हाँ, ये बी लाइवली। तो अब जीटीओ में मेरे को जलंधर में भी उतना प्रॉब्लम नहीं आया, आई वॉज एवरेज, आई परफॉर्म एवरेज। हम्म। कोई नेगेटिव उसमें पॉइंट नहीं था। बट हाँ, ये मैं मानूंगा, क्योंकि मेरा टास्क, मैं पहली बार ऐसे ऐसे टास्क देख रहा था। तो कमांड टास्क मेरे को बहुत इजी मिल रहा था, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन पीजीटी एंड ऑल। अब तब मेरी यही सोच थी कि हाँ, बस लोड को आगे लेके जाना चाहिए, लोड को कोई ना भूल जाए, मैं लोड पकड़ के बैठना। और मैं लोड पकड़ के बैठ गया, आगे सारे बंदे बल्ली पट्टा लगा के जा रहे हैं, उनकी मैं लोड को नहीं जाने दूंगा, मैं लोड को कहीं नहीं लोड जाने। मेरी जिम्मेदारी है। गौतम भाई लेके जाएंगे लोड को। तो लोड को कहीं नहीं जाने देना, मेरी सोच वैसी थी, और उसी वजह से मैं पीछे रहता था, क्योंकि हम लोड को बाद में भेजते थे। हम्म। तो उसकी वजह से अब मैंने तो कोई आइडिया दिया ही नहीं, और एकदम इजी कमांड टास्क, और उसको भी करने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे को कहीं ना कहीं, मैं जब बाकियों की परफॉर्मेंस देख रहा, जब मुझे सबॉर्डिनेट में बुलाया जा रहा, मैं कि यार ये, और उधर हमारा चेस नंबर 10 था, मैं उसको इसलिए स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ। उस बंदे के टास्क जैसा मैंने आज तक नहीं देखा, बिकॉज उसको, उसने जीटीओ को सिखा दिया ऐसा लग रहा था। क्योंकि
10 बार से ज्यादा जब आपका कमांडो टास्क में आपका 10 बार से ज्यादा अगर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, आपके रूल चेंज किए जा रहे हैं और उस पे भी आप परफॉर्म करके दिखा रहे हो और कर दे रहे हो, तो तुम वो एक अलग ही सबॉर्डिनेट बात थे क्या होती है। उसके? हाँ, सबॉर्डिनेट थे क्या उसके? हाँ, मैं सबॉर्डिनेट तभी था, देखा उसमें होगा मेरी ये काफी सब। बनती थी। हम दोनों फ्यूज बॉल में सबको हराया करते थे, तो उससे काफी ज्यादा अच्छी हमारी बॉन्डिंग भी बन गई थी। तो उसने जो सबॉर्डिनेट बुलाया और मैंने उसका टास्क देखा, मैं कि हाँ, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू परफॉर्म, हाउ टू परफॉर्म इन टास्क। तो उसके बाद मैंने काफी प्रैक्टिस भी की, फिर मैंने कोचिंग की जैसे मैंने बताई, तो उन्होंने मेरे को काफी हेल्प आउट किया। एंड ए फोर्स और आर्मी वाले में ये डिफरेंस होता है, ए फोर्स के जो टास्क होते हैं ना, दे आर बिट इजी देन आर्मी वन, चाहे वो पीजीटी हो एचजीटी हो कोई नहीं। बिकॉज एयरफोर्स दे नीड मोर टेक्निकल, उनको पढ़ाई से रिलेटेड, फ्लाइंग का बंदा उसको कहाँ बल्ली फट्टा लगा हुआ, तो वो भी रीजन हो सकता है, बट वो अब जैसा ग्राउंड बन रखा है बन रखा है। तो जीटीओ का परफॉर्म करने में मेरे को एयरफोर्स में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आई, एंड हमारे ग्रुप में भी जो हार्डेस्ट जीटीओ का कमांड टास्क मिला था वो मेरे को ही मिला था। आई वॉज फर्स्ट वन टू कॉल। और जब जीटीओ ने बुलाया तो उसने काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यू ले लिया मेरा, बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब मैं जीटी में भी मैंने पॉइंट्स दे रहा था। जीटी में एक ये था कि हमारे जो पॉइंट्स थे, एक तो था उस वक्त जो सीवेज प्रॉब्लम थी, बिकॉज वो दिल्ली में काफी चल रही थी, तो एक हमारी जीटी उस पे थी और एक थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। और जब मैं देहरादून गया तो मैं ये पढ़ के गया था पॉइंट, बिकॉज ये ट्रेंडिंग में था और मैंने न्यूज़पेपर से भी काफी फॉलो किया था। तो उसकी वजह से मैं पॉइंट्स पे पॉइंट दिए जा रहा हूँ और पूरा ग्रुप शांत है। तो मेरे को ये भी नहीं लग रहा कि मैं तुम ही डोमिनेट कर बोल रहा रहे हूँ, हो। तो मैं भी थोड़ा शांत हो जा रहा हूँ। बट हाँ, मेरे काफी ज्यादा मेजर पॉइंट्स रहे थे, एंड मेरे स्पीकिंग वाले में काफी दिए। इवन इन जीपी में जो प्लान में थे वो भी काफी मैंने पॉइंट्स दिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जीपी हो चाहे वो फर्स्ट स्टेज की पीपीडीटी हो, क्या था, बिकॉज अच्छा नरेशन करने के जैसे जब कंसेंसस आता है और नरेशन होना होता है कॉमन स्टोरी का, और जब असेसर्स बोलते हैं तो आपको उठाया जाएगा, ये 100% बात है। जिन जिनका अच्छा कॉन्फिडेंस अच्छा नरेशन है उनमें से ही चुनेंगे, क्योंकि जिनका खराब उनको कोई चुनेगा क्यों। तो उन्होंने मेरे को चुना। ये मेरे साथ भोपाल में भी हुआ, एंड मेरे साथ देहरादून में भी हुआ था। बट दूसरे बंदे ने हाथ खड़ा करके बोल दिया आई वांट टू गिव नरेशन, और वो जीपी में भी होता है कभी कभार कि हो जाता कैन आई गिव द कॉमन सोल्यूशन। तो कभी भी मैंने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, मैंने ये नहीं बोला नो, या फिर मैंने ये नहीं बोला एज द ग्रुप थिंग्स, मैंने बोला ओके इफ यू वांट टू गिव प्लीज गो अहेड, आई एग्री टू योर, नो प्रॉब्लम। तो आप कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट मत करो, उनके साथ चलो। क्या हुआ, उनके फ्लो अगर में जाना है। आपने अपना काम कर दिया ना, आपने अपने पॉइंट्स देके काम कर दिया, तो सेम यही हुआ हमारे देहरादून के भी जीपी में। एंड जो भोपाल में उधर तो सबने ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए थे मोस्टली, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड आफ्टर दैट जो तो वो नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी में जो हमारा जीडी था, उसमें मैं काफी पॉइंट्स दिए जरा मेरे को ये ना लगे कि मैं डोमिनेट करूं, तो मैं थोड़ा शांत भी हो जरा, बट मोस्टली मैंने ही पॉइंट्स दिए। एंड उसमें हमारा ये था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो क्या ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर क्वालिटी। तो मैं क्वालिटी को लेकर था, बिकॉज हम देखते हैं कि अगर जब बात करते हैं हम एक वेस्टर्न एजुकेशन का और इंडियन एजुकेशन का, तो इट्स लेस प्रैक्टिकल या फिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम मैंने ये भी पढ़ा कि लाइक 36,000 करोड़, लाइक 50,000 करोड़ हम दे रहे हैं हमारे लैब्स बनाने के लिए। तो लैब्स बना के फ्लेक्सिबिलिटी तो इंप्रूव कहीं हो नहीं रही, बट हाँ क्वालिटी जरूर इंप्रूव हो रही है। तो मैंने वो पॉइंट बताए, काफी सारे पॉइंट बताए। और जब मेरे क्वालिटी के पॉइंट्स खत्म हो गए तो मैंने ये सोचा चलो क्वालिटी के तो हाँ फ्लेक्सिबिलिटी को भी हम कर सकते हैं। एक अब मिथ नहीं है, लाइक काफी सारे लोगों की थिंकिंग होती है कि आप एक ही पॉइंट को अपना पकड़ के उस पर बोलते जाओ। ये गलत नहीं है, ये आपको दिखाएगा कि यस यू टुक अ स्टैंड एंड यू आर स्टैंडिंग फॉर इट। बट जब आपके पास उस पर कोई पॉइंट ही नहीं बचे, देन यू कैन जंप ऑन अदर। तब आप अपनी नॉलेज दिखाओ, आपने स्टैंड आउट पूरा किया, अब उसके बाद नहीं बची तो आप अपनी नॉलेज जितनी दिखा सकते हो दिखाओ। तो दूसरे पॉइंट पे भी आप दिखा बोलो जितना आप बोल सकते हो। एंड उसके बाद तो जीडी में इतना टाइम होता है कि जीटीओ ही अपने आप बंद कर देता है, क्योंकि सब शांत हो जाते हैं। तो देहरादून एंड भोपाल दोनों साइड में यही हुआ। भोपाल की हमारी जीडी में मैं थोड़ा सा अलग पॉइंट लिया था। एक ग्रुप थोड़ा लाइक हाफ ऑफ द ग्रुप वाज ऑन अदर साइड एंड आई वाज ऑन द अदर साइड, की हमारा था कि आखिर इतने वॉर्स जो चल रहे हैं, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर एंड ऑल, तो किसके लिए चल रहे हैं, तो रिसोर्सेज के लिए या फिर वर्ल्ड लीडर बनने के लिए। एंड एक और पॉइंट था, तो काफी सारों का था कि रिसोर्सेज के लिए, बट मेरा था कि वर्ल्ड पावर बनने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अब आपका कोई पॉइंट गलत है, जो पॉइंट होते हैं वो तीनों इक्वल होते हैं। अब इक्वल उस पे होते हैं। आप उसके लिए कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो, कितने पॉइंट दे रहे हो, ग्रुप वाले को समझा पा रहे हो कि नहीं, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। तो मैं आखिर तक उस पे स्टैंड रहा। मैंने ये मना नहीं किया कि रिसोर्स के लिए नहीं कर रहे, दे आर डूइंग इट फॉर रिसोर्स, बट मेन थिंग इज दिस। एंड इसी से रिलेटेड मेरा लेक्चर आ गया था भोपाल में भी। तो इट वाज रशिया यूक्रेन वॉर। तो जैसे ही मैंने देखा मैं तो दोनों लेक्चर मेरे काफी लकी थे, देहरादून का भी इट वाज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड क्वाड था, एंड सेक्स एजुकेशन था। एंड फोर्थ पॉइंट मैंने देखा ही नहीं जब ये तीन आ गए। तो मैंने 3 मिनट जो मिले, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया मैं कि थैंक यू भगवान इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स इतना दिए। काफी है, इतना काफी है। चौथा काफी देखूंगा तो और खुश हो जाऊंगा।
तो और भोपाल में रशिया यूक्रेन वॉर देखा और साइबर सिक्योरिटी देखी, तो मैंने सीधा रशिया यूक्रेन वॉर पे बोल दिया, बिकॉज इतना रेलेवेंट है, रोज न्यूज में सुनते हैं आज ये हुआ। और उसी से पहले मेरा एक दिन पहले इंटरव्यू था, और इंटरव्यू का जो वेटिंग रूम होता है उसमें न्यूज़पेपर था, तो उसमें ये देखा कि खार्किव में रशियन ट्रूप्स को बैक कर दिया था यूक्रेन वालों ने, तो वो पॉइंट और मैंने डाल दिया। तो बस इट वाज लाइक काफी लकी रहा मेरा लेक्चर। एंड आई स्पोक कॉन्फिडेंटली, ऐसा कुछ हार्ड नहीं लगा मेरे को, बिकॉज मैं प्रैक्टिस करता था नरेशन की, यहाँ पे भी लेक्चर, मैं लेक्चर प्रिपेयर करता था, लिख लिख के पॉइंट्स लेके। नोट्स एंड मैं बनाते थे। हाँ, एंड कोचिंग में ये था कि जो प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते थे, कभी कभार वो भी आते थे, एंड लाइक मैं जो सर था उनसे कांटेक्ट करके जो रेलेवेंट एंड जो अभी एकदम हॉट टॉपिक पूछे जा रहे हैं बोर्ड्स में, तो वो पूछ लेता था, एंड उसकी वजह से मेरे को पॉइंट मतलब पता लग जाते थे टॉपिक, और उस पर प्रिपेयर करता था। तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया और वो आ गया, बट आई वॉज वेरी लकी फॉर इट। तो मैंने लेक्चर तो काफी कॉन्फिडेंट बोला। टॉकिंग अबाउट ग्रुप टास्क एंड स्पेशली ग्राउंड टास्क में, तो हमारे ग्राउंड टास्क में आईओ नहीं हुआ था इंडिविजुअल देहरादून में, एंड जीओआर, क्योंकि मोस्टली एयरफोर्स बोर्ड्स में जीओआर नहीं होती है, स्पेशली इन देहरादून, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, एंड बारिश की वजह से इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल नहीं हो पाया। हम्म। तो ग्राउंड टास्क वर इजी, क्योंकि मैं जब आर्मी की देके पहले से एसएसबी आ रखा था, तो मेरे को इजी लग रहे थे, साथ में मैंने कोचिंग ले रखी थी, तो मैंने परफॉर्म अच्छे से किया। जीटीओ ने हाँ थोड़ी खींचने की कोशिश की, स्पेशली कमांड टास्क, उसने 3-4 बार मेरी डिफिकल्टी बढ़ाई, बट समहाउ आई डिड इट, एंड इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, बट हाँ मैंने पहले दो, मोस्टली क्या होता है कमांड टास्क में, वो सीधा बल्ली लेके लगाने की कहीं पे भी कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले चाहे 1 मिनट लगाओ, बट अपना पूरा प्लान सोचो, क्योंकि कभी भी जो जीटी होता है वो बोलता है व्हाट इज योर प्लान, वो पहले प्लान मांगता है फिर लगाने देता है, ऐसे नहीं लगाने देता। और अगर आप ऐसे ही लगा रहे हो तो वो सीधा दिख रहा है कि आपके पास कोई प्लान, या बस ट्राई कर रहे हो कुछ भी हो रैंडमली जाए। जी। कि भाई तो कहाँ पे फिट होगा, लग जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, तो सोचना नहीं वो है। पहले आप 1 मिनट जरूर लगाओ, सोचो, एंड देन परफॉर्म करो। तो उससे ये दिखेगा हाँ यू आर थिंकिंग व्हाट कैन बी द बेस्ट पाथ। एंड उससे पहले मैंने जैसे बताया, वो जीटीओ था, उसने काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यू ले लिया था मेरा, बिकॉज 15 मिनट्स का होता है। उसने अराउंड 10 to 15 मिनट्स तो मेरा पूछताछ करने में ही बिगाड़ दिया। उसने मेरे से सीआईक्यू के क्वेश्चंस पूछ लिए, पीआईक्यू के पूछ लिए, मेरे फादर के बारे में उसने एकदम इन डिटेल में पूछ लिया, उनके सर्विस नंबर से लेकर हर एक चीज। अब मैंने बता दिया, तो उसके बाद वो बोलता कि एज यू वर टॉकिंग टू मी फॉर सो मच टाइम, योर टाइम इज रिड्यूस्ड बाय 8 मिनट्स, यू ओनली हैव 7 मिनट्स। मैं बात कर रहा था कि आप बात कर रहे थे दिमाग में। आप मेरे बारे में जानना चाहते थे ना, इसमें मेरी क्या गलती है? बट अब क्योंकि मैंने परफॉर्म पहले किया था, और यहाँ से मेरे को पता लग गया था, वो बस प्रेशर राइज मजे ले करना रहा है, चाहता हाँ। है। जरूरी नहीं है वो आपको 7 मिनट ही दे, वो आपको एक्स्ट्रा देगा, वो तो बस आपके दिमाग में प्रेशर डालने की कोशिश करता है। तो उसके बाद आप, जब वो चाहे कितना भी टाइम रिड्यूस हो, मेरा यही ओपिनियन है कि आप भूल जाओ, वो जो भी है भूल जाओ, आप अपने प्लान पे ध्यान रखो, आप ये देखो कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं और आप उस बात से जा पा रहे हो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, एंड इट इज इजी मोस्टली। भोपाल में हमारा जो ग्राउंड टेस्ट हुआ, क्योंकि इट वाज अ फार्म, तो हाँ थोड़ा थोड़ा इट वाज अ बिट ट्रिकी। और जो हमारा थर्ड ऑब्स्टिकल था प्रोग्रेसिव पीजीटी में, उधर हमें काफी टाइम लग गया, 5 मिनट 10 मिनट हम उधर ही अटके रह गए। बट हाँ मेरा और एक और रिपीटर था हमारे ग्रुप में, चेस नंबर 1, तो उसका और मेरा आइडिया कॉम्बाइन करके हम दोनों ने लगाया, तो वो हो गया था। एंड फोर्थ में तो जब जब तक फोर्थ पहुंचे तो बोलता है ओके ओके ठीक है ऐसे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो पीजीटी ऐसे ही निकल गया। एंड एचजीटी आर सिमिलर, हाफ ग्रुप होता है, इट इज नॉट दैट मच हार्ड। कमांड टास्क में उसने मेरे से ये पूछा, बिकॉज वो एक दिन बाद हुआ था इंटरव्यू के, तो पूछा कि हाउ योर इंटरव्यू वाज गॉन। तो मैंने बताया सर इट वेंट वेरी वेल, बट वही कुछ आंसर थे मैं नहीं बता पाया, तो पूछता क्या, तो मैंने वो बताया क्वेश्चन, तो बोलता आप बताओ। तो मैं उसको तो मैं उसको तब भी नहीं बता पाया कि डिफरेंशिएट कर पाया। तो बोलता यू रेड हैवंट अबाउट इट। स्टडीड इन द साइबर कैफे। मैं कि सॉरी सर बट द साइबर कैफे वाज क्लोज। अब लकीली साइबर कैफे वो क्लोज था बिकॉज़ लाइट गई हुई थी, नहीं तो हाँ। मेरा उधर भी एक इश्यू आ सीन हो जाता। बट हाँ। हाँ, तो अब भगवान ने साथ दिया क्योंकि साइबर कैफे बंद था, और ना ही मेरे तो ध्यान से हट गया था वो कि हाँ तो कॉन्फ्रेंस के दिन से एक दिन पहले जाके चेक करके आऊँ। बट ऐसा नहीं था, और मैं साइबर कैफे बंद होने की वजह से मैं उसको बता नहीं पाया। तो वो बोलता है ठीक है लेकिन कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी रखना है। सो आई वाज लाइक यस सर। फिर वो पूछता कि अरे यार एक बात बता, तू इधर क्यों आया? मैं कि क्यों सर? और जैसे ही मैं आया ना, उसने सीधा बोलता चेस्ट नंबर 10 स्टे, हमारे चेस्ट नंबर 8 था, उसने मेरे को सबऑर्डिनेट बुलाया, एंड आफ्टर दैट उधर से मेरे को सीधा वो अपने कमांड टास्क पे ले गया। तो तू इधर आया क्यों है? मैं कि सॉरी सर तू इधर आया क्यों है? देखिए सर टू गेट रिकमेंडेड टू जॉइन द आर्मी, तू पहले ही एनडीए जा रहा है तो रिकमेंड हो गया, तो इधर क्या आने का मतलब? अब लकीली मेरे ग्रैंडफादर भी ईएमई में थे, मेरे फादर भी ईएमई में थे, तो वो टेक्निकल वाला पॉइंट आ गया कि यस सर, बिकॉज अगर बाय चांस मेरिट की वजह से कोई भी इशू होता है एनडीए में, तो आई विल बी ज्वाइनिंग आर्मी, दैट टू इन टेक्निकल, एंड आई विल कीप ऑन द लेगेसी ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। तो एक ये पॉइंट हो गया, साथ ही साथ बिकॉज क्योंकि आर्मी कैंट में रहता हूँ, तो इट इज ऑल्सो बिट क्लोज टू मी। वो तो मेरा पैशन की बात हो गई कि इट इज लाइक, बट अदरवाइज आई विल ऑल्सो लव टू सर्व इन द आर्मी एज एन ऑफिसर। तो एक वो भी पॉइंट हो गया।
एंड आफ्टर दैट उसने कमांड टास्क किया। अब कमांड टास्क में जब मैं प्लेयर से रिकमेंडेड हूँ और मैं अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ तो और खींचेगा। तो मेरे से टास्क कराने से ज्यादा वो मेरे से बोले जा रहे हैं। और ये चीज मेरे साथ डिस्ट्रैक्ट देहरादून में करने की भी हुई। कोशिश कर रहा है। हाँ, वो कि आप भोपाल तक कैसे आए? मैं कि सर दिल्ली दिल्ली तक, दिल्ली में हमारा एक फ्लैट भी है तो मैं उधर रुका था, उसके बाद मैं ट्रेन से गया। अच्छा कौन सी ट्रेन से आए थे? सर शताब्दी से आया था। अच्छा शताब्दी क्यों ली? मैं कि यार क्योंकि वो मन में टास्क तो ये करने चीज दो है, यार मुझे। ये करने देगा कि मैं वो मैं बताऊं। फट्टा वाली लगाऊं कि नहीं लगाऊं? और एक बार मैंने बोल भी दिया था, बिकॉज हुआ क्या था, अगर मैं रोप नहीं लगाता तो जो प्लैंक था वो टच कर जाता नीचे गिर जाता। हाँ। ग्राउंड को, और वो मेरे को पूरा दोबारा प्लैंक पकड़ा के पूरा दोबारा लगाना पड़ता। हम्म, तो हम्म, उस वक्त मैंने, मेरे को ध्यान नहीं था बट मेरे को सबॉर्डिनेट होता है, भाई तू जीटीओ को शांत करा रहा है। तो मैंने पूछा तो कहता कि, मैंने बोला कि सर 1 मिनट सर, पहले रोप बांध लो फिर करता हूँ। मैं कि सर 1 मिनट। तो मैंने जीटीओ को ही बोल दिया कि 1 मिनट मैं रोप बांध के आंसर देता हूँ। तो दैट जीटीओ इज साहब आंसर। आप रुको प्लीज, मेरा ये जो प्रायोरिटी है इसको कर लेना, तो आपको मैं बताता हूँ ट्रेन कौन सी पकड़ी थी। उसके बाद पर मैंने आंसर दे दिया था उसको। एंड ही वाज आल्सो सेटिस्फाइड विद माय कमांड टास्क। एंड उसके अलावा तो मेरे को ज्यादा ट्रिकी कुछ लगता नहीं। एंड आईओ में बिकॉज इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में आई वाज फिजिकली वेरी फिट, मैं जिम जाता था तो मेरे ग्रुप में मेरा ही सबसे ज्यादा था, इट वाज 13 ऑब्स्टिकल्स। तो ही आल्सो अप्रेज मी अ लॉट जब वो ग्रुप में आया कि ओनली वन वाज एबल टू डू, आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम बट क्लैप फॉर चेस्ट नंबर 10, चेस्ट नंबर 10 यस। तो वो हुआ। एंड उसके अलावा तो जीटीओ में ऐसा कुछ ज्यादा ट्रिकी नहीं होता, बट हाँ आप ग्रुप के साथ चल रहे हो कि नहीं ये चीज देखनी होती है। और बहुत वो ज्यादा। छोटी छोटी जगह देखते हैं। जब हमारा जीओआर हुआ तो हम्म, सभी को पता होता है वो किसी को चक्कर लगवाएगा या किसी को भेजेगा। एंड मेरे को पता था, बट उसने अचानक से सबसे क्वेश्चन पूछा कि 3 of you हैव फॉल्टेड द रूट। सो हम्म, वी वर लाइक ओके सर, तो कौन जाएगा और 3 चक्कर मार के आएगा? तो जितने में सब, और ही उसने काफी तेज बोला क्वेश्चन, तो जितने में सब प्रोसेस कर रहे कि उसने पूछा क्या, और मेरे को पता है वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैं कि सर मैं करके आता यस। तो इससे क्या दिखा कि यू आर रेडी फॉर योर ट्रूप्स। ठीक है। हम्म। तो जितने में वो तुम सब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस लेने को कर रहे, तैयार हो। हाँ। हाँ, तो जितने में वो यही प्रोसेस करे, क्वेश्चन पूछा, मैं उतने में ये सर मैं करके आऊंगा। फिर उसने नहीं, 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 और मैं भाग भी लिया, मैं रुक भी नहीं, मैं सीट भी गिरा चीटिया की मैं बोल कि रहा जाऊं सर कि मैं नहीं, रेडी हूँ, लेकिन मैं कि सर ऑलवेज मैं रेडी। करके आता हूं। बोलता है नहीं नहीं वेट वेट वेट, पूरे ग्रुप जाएगा और वो सेकंड से जंप 1 चक्कर लगा के वापस आएगा। तो ये एक चीज है, जितना आप अपना माइंड एक्टिव रखोगे ना तो छोटी छोटी चीजों में दिखता जाएगा। बहुत बार होता है जीटो बोलता है कि कोई भी, जब मैं बोल रहा हूँ तो सब मेरी तरफ फेस करेंगे, बोलेंगे और कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब काफी सारे, जैसे उसने बोला मैं तो मुड़ जा रहा क्योंकि मेरे को ध्यान है उसने बोला, पर बाकी सारे प्लान लगाने में लगे। तो जेंटलमैन आई हैव टोल्ड यू समथिंग अर्लियर, ये 3 4 बार हो गया। तो पूरे ग्रुप को तब 3 4 बार लगा प्रोसेस करने में, वो मैंने एक बार में ही समझ लिया। तो जितना आप अपना माइंड एक्टिव रखोगे, रूल सुनते रहोगे, इट विल हेल्प यू आउट। जीटीओ तो ज्यादातर यही होता है मोस्टली। एंड एफजीटी तक मेरा यही मानना है, सीटी के बाद कोई चेक नहीं होता। एफजीटी में वो इट्स चेक जस्ट अ आता है। कंफर्मेटरी टेस्ट, फाइनल टेस्ट कि हाँ इस बंदे में है कि नहीं। तो वो तो कुछ हार्ड होता नहीं। वो एफजीटी में तो मैंने बाकियों को ही मौका दे दिया दोनों साइड में कि चलो कर भाई लो तुम ही भाई, लगाओ, मैंने बहुत कर दिया, अब तुम ही लगाओ, जो करते मेरे को रहो। करना था कर लिया मैंने। अब तुम लोग देख लो अपना। तो मोस्टली यही था, चाहे देहरादून में हो जाओ। तो मैंने ठीक है भाई करते रहो आप, मैं भीड़ चार का हिस्सा नहीं होना चाहता, आप कर लो। क्योंकि काफी ज्यादा रश हो जाते हैं, सभी उस पॉइंट पे करना चाहते हैं मैं करूं मैं करूं मैं करूं। मैंने एक आइडिया बताया, वो बोला कि नहीं नहीं दैट वोंट बी गुड। ओके 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 नो प्रॉब्लम, यू कीप ऑन योर ओके जेंटलमैन, यू आइडिया। कैरी ऑन प्लीज, हाँ, कंप्लीट द टास्क। तो ऐसे ही था जीटीए का तो मेरा। ठीक है। तो जीटीओ के बाद अपना आता है कॉन्फ्रेंस। तो कैसा रहा था? तुम्हारी दो दो कॉन्फ्रेंसेज हैं जिसमें तुम रिकमेंड हुए हो। तो कैसा लग रहा था? क्या सीन था दिमाग में, क्या चल रहा था? पहले रिकमेंडेशन से पहले बताना, पहले रिकमेंडेशन वाला। तो पहले हाँ, मेरा मोस्टली पहले रिकमेंडेशन वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वैसे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। हम्म, एंड डिस्कशन भी काफी लंबा हुआ था मेरे जाने से पहले। बंदा निकल गया एंड उसके बाद लाइक अराउंड 5 to 10 मिनट्स का डिस्कशन हुआ था, काफी लंबा। एंड आई वॉज वेटिंग कि कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे। एंड वो डिस्कशन चल रहा था। एंड इट वाज बिकॉज हो सकता है मेरा बॉर्डर लाइन परफॉर्मेंस हो, एंड आई वाज रिपीटेड, सो वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम्म, बट ठीक है, आई परफॉर्म। तो कॉन्फ्रेंस में वैसे, कॉन्फ्रेंस क्या होता है ना, खासकर ए फोर सिलेक्शन बोर्ड्स में आपकी रिपोर्टिंग, आपकी स्क्रीनिंग ज्यादा होती है। तो वो भी काफी हरी में होते हैं, क्योंकि 2 3 बज जाते हैं आपके कॉन्फ्रेंस होने में। तो मैं जैसे ही उन्होंने अंदर बुलाया और मेरे बोलने के लिए उन्होंने बोला कि या हैव अ सीट, और उतने में ही मैं बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, उतने में उसने सीधा क्वेश्चन गुड आफ्टरनून वगैरह क्या बाहर में। ओके गॉड, योर साइंस फिक्शन एज योर इंटरेस्ट। हॉबी। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा था ये, तो आईसीडीएस है। तो उन्होंने बोला अच्छा हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो। तो अब मैंने इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया था। बट अगेन मेरे को लक ने हेल्प किया, क्या हम एक दिन पहले, एक रात पहले हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, तो मैंने सीधा सोच लिया, अब मेरे दिमाग में जो सबसे पहले मैंने बोला दिया सर आयरन मैन। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन, स्टिल आई आंसर। तो उसने बोला व्हाई, तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज व्हिच यू फाइंड। तो मैंने बोल दिया सर ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटीज, आई एम आल्सो कॉन्फिडेंट ऑफ माय एबिलिटीज। इतने में वो हंसने लगा, और जो बगल में साइकोलॉजिस्ट है वो भी नोट लेते लेते हंसने लगी।
अब मेरी यहाँ पे फट रखी है और वो हंसे जा रहा है। मैं कि यार क्या मैंने ऐसा क्या बोल दिया। एंड फिर मैंने ये भी बोल दिया ही इज ऑल्सो वेरी मच इंटेलिजेंट एंड आई कंसीडर माई सेल्फ एज एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो बोलता अच्छा एंड हाउ डू नॉट रिलेट विद हिम। तो मैं कि अभी इस पे क्या आंसर दूं। मैं 3-4 सेकंड रुका एंड उसके बाद मैंने आंसर दिया सर ही इज नॉट डिसिप्लिन आई एम डिसिप्लिन पर्सन। मैं कि अपनी कमी क्यों दिखाऊं। मैं कि सर ही इज नॉट डिसिप्लिन सही पर्सन आई बात एम है। डिसिप्लिन। एंड फिर उसने बोला व्हाट डू यू वांट टू लर्न फ्रॉम। मैं कि सर ही हैज अ वेरी मच गुड wealth, so everybody would like to have a lavish life, and apart from that sir he also have very much good great suits which anyone would love to have. So these are the two things which I would like to have, otherwise it's good sir, my life is also great way। तो इतने में बोल के उसने बोल दिया अच्छा चलो ठीक है। एंड जो मेरा भोपाल में वो कॉन्फ्रेंस उसमें भी उन्होंने सवाल पूछा। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मैं वो सवाल नहीं दे पाया, उनके आंसर्स नहीं दे पाया एंड आई वाज प्रीवियसली रिकमेंडेड, तो हो सकता है वो यही पूछे। बट उन्होंने पूछा क्या, मैं जहां पे पहले रह रहा था अर्लियर मेरा फादर वाज पोस्टेड इन जम्मू। तो एट एंड दैट वाज द प्रिपरेशन स्टेज बिकॉज़ आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर रिटन एट दैट टाइम। तो तब आपकी मदर आपको क्या क्या एडवाइस देती थी। अब आउट ऑफ रैंडम उसने पता नहीं कहां से क्वेश्चन बना के पूछ लिया। अब आई वाज लाइक मैं यार अब ये इसका क्या आंसर दूं। तो मैं 2-3 सेकंड रुका दोबारा से, फिर मैंने बोल दिया बिकॉज मदर काफी केयरिंग होती है एंड काइंड होती है। हम्म। और मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कभी कभार जब पूछा भी गया मेरे से कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम मदर, सो इट इज हाउ टू बी काइंड, हाउ टू बी केयरिंग इन नेचर। हम्म। तो मैंने ये बताया टू बी मोर काइंड एंड मोर केयरिंग टुवर्ड्स द नेचर एंड द एनवायरनमेंट। तो बोलते एंड व्हाई डिड शी गिव यू दैट, व्हाई डिड शी गिव यू दैट एडवाइस ओनली। तो मैंने बोला सर आई वाज वेरी मच फ्रॉम स्टार्टिंग सर आई एम वेरी काइंड, इट्स नॉट लाइक दैट, आई फील फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस आल्सो, बट एट दैट टाइम वी हैड 2 stray cats एंड आई वाज इन प्रिपरेशन स्टेट। तो मैं उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था, कभी कभार खाना नहीं मैं नहीं दे पाता था, कभी कभार मोस्टली मम्मी देती थी। तो बोलती थी कि दिया कर। तो दैट इज द ओनली रीजन, अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि उन्होंने मेरे को बोला। एंड ये भी बोलती थी वो कि टू बी डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर स्टडी एंड बिकॉज मेरा पहले रिटर्न नहीं निकला था। अपार्ट फ्रॉम दैट सर शी इज वेरी हैप्पी विद मी एंड शी आल्सो नोज दैट आई एम अ गुड जेंटलमैन, तो इट्स नॉट लाइक। फिर उसके बाद वो मेरी स्कूलिंग पे भी गई कि फ्रॉम वेयर यू हैव कंप्लीटेड स्कूल। तो मेरी केवी सुनजा में हुई थी। तो सुनजा में क्या हुआ था, 4 साल पहले अटैक भी हुआ था, इट वाज इन जेएनके, तो उधर काफी सारे इन्फिल्ट्रेशन होते ही रहते हैं। तो उधर एक अटैक भी होता है, सो ही स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट दैट। एट दैट टाइम मैं उधर था नहीं, बट आई वाज अवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट, तो मैंने उसको पूरा इन डिटेल भी बताया। एंड दैट वाज ओनली अबाउट माय कॉन्फ्रेंस, ज्यादा उन्होंने पूछा नहीं बिकॉज प्रीवियसली रिकमेंडेड अगर एवरेज भी देता है ना, सो ही इज रिकमेंडेड अगेन बिकॉज वही उनको तो पता है कि हाँ एट सम पॉइंट ही हैड एंड ही हैज परफॉर्म्ड वेल, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो तो कुछ कॉन्फ्रेंस। ऐसा कुछ निकल के नहीं आने वाला है, तो चलेगा इतना इसका। जी। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा। यार तेरे को किसी ने ये बोला है कि तू अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर है? लाइक काफी नहीं मतलब, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ या बताता हूँ और मतलब मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ क्योंकि मैं तो अपने में ही लगा रहता हूँ मस्त मगन। हाँ हाँ। मैं अगर ठीक है। ये भी बताऊं तो मैं तो रात रात भर लाइक इस सर्दी में भी हम रात को 10 बजे 11 बजे क्रिकेट खेलने जाते थे अभी भी। तो मैं मेरे को तो नहीं लगता कि मैं मतलब, बट हाँ काफी तेरे को लोगों एहसास ने नहीं भी। होता होगा, लेकिन मैं तुझे बताऊं, जैसे मैं बहुत लोगों से बात करता रहता हूँ जो रेकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं और जो ग्रेजुएट लेवल एंट्रीज के लिए जा रहे हैं, तो मेरी उनसे बात होती रहती है। तो अब एक एनडीए के लिए, एनडीए के लेवल पे मैंने तेरे से बात करी ना, तो मुझे बहुत ही मैच्योर लगा। ठीक है, जैसे तू बात कर रहा है, जैसे तेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। हम लोग ये नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी पावर ऑफ एक्सप्रेशन की वैल्यू है ना? कैसे आप बात करते हो किसी से, नॉर्मल किसी से आप डे टू डे लाइफ में कैसे बात करते हो, तेरा वो भी बहुत अच्छा है ना? सिर्फ एसएसबी में जाके आप 5 दिन के लिए अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं दिखा सकते, आपका डे टू डे लाइफ में भी दिखना चाहिए। तो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा तेरा, है ना? तो बड़ा अच्छा लगा यार तेरा एक्सपीरियंस। आई होप कि ये लोगों को हेल्प करेगा, है ना? थैंक यू फॉर थैंक्स। कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो माय प्लेजर कि मैं आपके साथ कर पाया, पहले मैं वीडियोस देखता था। ठीक है, तो मैं तुझे इनवाइट करूंगा अपने एसएसबी वर्कशॉप के सेशंस में भी, ताकि लोग तेरे से इंटरेक्ट कर सके, उनके भी क्वेरीज थोड़ी सी सॉल्व हो जाए, है ना? ऑल द यस बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो अभी क्या ज्वाइनिंग कब है तेरी? सर, इट इज इन जनवरी, अभी ज्वाइनिंग लेटर्स निकले नहीं है, निकले तो नहीं है, ठीक है। अभी निकलने बाकी है। तो क्या ओटीए गया जा रहा है? नहीं 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 सर, ओटी गया अब इस वाले हमारे कोर्स से TS50 से इट हैज बीन चेंज। तो अब क्या होगा, पहले CTW जाएंगे कैडेट ट्रेनिंग में, चाहे MCME MCT या फिर CME, एंड उसके बाद IMA में होगी हमारी ट्रेनिंग अच्छा ठीक लास्ट है। 1 ईयर। सीएमई तो पुणे में है ना? जी जी। ठीक है, दैट्स ग्रेट यार। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड, थैंक्स एंड सर। thank you all for watching this video. I hope you find this video helpful. Do share this among your SSB friends. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स।